अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवर। सबसे पहले कुछ अहम खबरें और एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर तक का इजाफा कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसके मुताबिक नई कीमत 269 रुपये 75 पैसे यानी ऑलमोस्ट 280 रुपीज़ ही जो है फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। और निगरां हुकूमत ने डीजल की जो मौजूदा कीमत है उसको बरकरार रखने का फैसला किया है और हाई स्पीड डीजल की मौजूदा जो कीमत है वो 287 रुपीज़ 33 जो पैसे है वो फी लीटर बरकरार रहेगी। आज रात 12 बजे से जो है वो कल रात यानी से इतलाक कर दिया गया है और पेट्रोल के प्राइसेस में इजाफा हम देख रहे हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि शहर भर में वेदर फॉरकास्ट हमने आपको कल भी बताई थी कि ये कहा गया है कि मौसम जो है वो खासा चेंज हो जाएगा और अब बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है आइंदा आने वाले 3 रोज़ में। और बारिश खाली बारिश नहीं होगी, तूफ़ानी बारिश होगी, जिसके लिए जो तमाम तालीमी इदारे हैं उनमें छुट्टी का ऐलान कर दिया गया और सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दोपहर की शिफ्ट में तमाम निजी और सरकारी इदारे बंद रहेंगे और सरकारी जो अफसरान हैं उनको भी 2 बजे तक काम करने की हिदायत जारी कर दी गई है। उसके बाद उनको छुट्टी दे दी गई है क्योंकि 2 बजे तक का जो पहले हुए कहा गया है कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो सकती है शहर भर में। 12 बजे के बाद से टाइम दिया गया है। और इसके अलावा महकमा सिटी वार्डन्स ने भी रेन एमरजेंसी की तैयारी कर ली है और प्लान के मुताबिक 300 वार्डन्स रेन एमरजेंसी में खुसूसी ड्यूटी सर अंजाम देंगे और 60 मकामात पर इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। सड़कों पर 2 अंडरपासेस में 3 शिफ्टें लगाई जाएंगी और शहर के 11 अंडरपासेस में वार्डन्स मौजूद रहेंगे। सिटी वार्डन्स 24 घंटे ड्यूटी पर मामूर होंगे। प्लान के मुताबिक औरंगी और मलीर में 8 पोस्टें होंगी जहां पर ये लोग मौजूद होंगे। उसके अलावा एक रेन एमरजेंसी सेंटर भी बनाया गया है जहां पर आप ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में भी बनाया गया जहां पर आप ये जो है इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर की तरफ आप रुजू कर सकेंगे और अगर कोई भी नाखुशगवार वाक़या हो, कोई भी क्रिटिकल कंडीशन हो तो आप वहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। 1122 रेस्क्यू सर्विस पर भी आप इतला दे सकते हैं। तो आपको इन तमाम चीज़ों से अवेयर रहना है क्योंकि बिजली गिरने के वाक़यात होते हैं और जो है वो दरख्त गिरने के वाक़यात होते हैं, मुख्तलिफ जो है वो लोग पानी में डूब जाते हैं। इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं जब सैलाब की या तूफ़ानी बारिश की सूरत हाल होती है, सड़कों पर पानी आ जाता है, नाले हमारे खुले होते हैं। तो रेस्क्यू नंबर्स को ज़रूर जहन में रखें कि फौरी तौर पर उस पर इतला करें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला से भी मुलाकात की है और उन्होंने बारिश की पेशगोई के पेश नज़र शहर में इंतजामात के हवाले से डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद को अहम हिदायत जारी कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि कराची में एमरजेंसी नाफिज है और आवाम को परेशानी ना हो, इस हवाले से भरपूर तौर पर इकदाम किए जाएं। तो इस हवाले से भी आपको अपडेट देंगे कि सीएम सिंध ने क्या क्या मजीद कहा है। इसके अलावा जामिया कराची में BDS 3rd और MBBS 3rd ईयर का प्रोफेशनल का जो आज पर्चा था वो मुलतवी हो गया और मुलतवी होने वाले इम्तहानात अब 7 मार्च को मुनक्किद होंगे। इम्तहानी मरकज़ यानी जहाँ जहाँ के सेंटर्स पड़े हैं और टाइम में कोई तब्दीली नहीं की गई है, सिर्फ डेट में तब्दीली की गई है। जहाँ पर ये एग्ज़ाम्स आज पोस्टपोन होंगे तो 7 मार्च को होंगे। इसके अलावा गवर्नर हाउस में तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसरो ने वादा वफा कर दिया कि जो मोटरसाइकिल देने का उन्होंने ऐलान किया था कि जिनकी स्ट्रीट क्राइम में मोबाइल फ़ोन्स चल गए हैं उनको मोटरसाइकिल्स दी जाएंगी। तो कितने लोगों को मिली, कब मिली और कितने लोगों को मज़ीद देने का प्लान है, इस हवाले से भी बात होगी। उसके अलावा कराची के जो पायलट्स के लाइसेंसेस का इजरा का मामला है उसमें हम देख रहे हैं एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने पायलट्स लाइसेंस के इजरा को खुशाइन करार दिया है और उन्होंने कहा है कि CA ने पायलट्स की तजदीद और नए लाइसेंसेस का इजरा शुरू कर दिया है क्योंकि कई माह से रुका हुआ था। 130 से ज़ायद पायलट्स थे, अब उनको लाइसेंसेस मिलेंगे। क्या बेहतरी आएगी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ऑल गुड। और हमारे साथ अयाज राना साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अयाज, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं, आप तबीयत बाखैर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं कॉफ़ी पी लूँ, आपको देख देख के एहसास कमतरी अच्छा, हो रहा है। मैं इस प्रोग्राम के शुरू में बोल दूँ, एकदम आता है स्पॉन्सर बाय वही J. मैं स्लाइड का इंतजार कर रहा हूँ कि वो कब आएगा कि गेस्ट ऑल्सो स्पॉन्सर बाय J. आगे चला गया। ये जितना भी बंदा जोर लगा लेना इसका कुछ नहीं हो सकता। को जो ना वो कुर्ते चाहिए। अब रमज़ान आ गए, अब आप बुलाएंगी तो हमको उसमें कुर्ते पहन किसने कहा वही बुलाएंगे? अच्छा, नहीं बुलाएंगे, चले। खुशफहमी का कोई इलाज है? ठीक है, अच्छा, रमज़ान में छुट्टी होगी हम लोगों की, मेरी शायद हो जाए। तो आप क्या ब्रांड ट्रांसमिशन में होंगी? अल्लाह जाने, यहाँ तो एकदम से नहीं, तो अभी हम आपको रमज़ान में आगे 10 दिन ऐसे ही देखेंगे या आप नए किसी प्रोग्राम में होंगी? अब ये कौन है बता दें लोगों?
सीक्रेट है। हाँ, बहुत बड़ा एक सीक्रेट है जो कि हम रिवील करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। अच्छा, आप उनसे तो बात कर लेना, अगर रमज़ान में आपके मॉर्निंग शो हो रहे हो तो फिर गेस्ट को भी हो। भाई मॉर्निंग शो नहीं होता, कराची वालों की एक तो हैबिट ये कि सैरी करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, तो मॉर्निंग शो बहुत कम ही लोग देख पाते हैं। हाँ, रमज़ान ट्रांसमिशन हो जाती है, टाइम स्पेल ऐसा हो जाता है कि वो बचता ही नहीं। दीनी तालीम लेनी शुरू कर दी है आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे दीनी तालीम वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको 4 घंटे की मौजूदा कई रमज़ान ट्रांसमिशन में मैंने बहुत कुछ सीखा है। आजिज़ भाई तो ये कई सालों से जो है ना वो थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है, लाजमी है उसके लिए। बिल्कुल ऐसे। और ये तो ऐसी चीज़ है, इस्लाम को हम समझते हैं कि जो है ना वो कोई सीज़न आएगा और उसको पढ़ना शुरू कर देंगे और सीखना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये तो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है और इसको हम अपनी ज़िंदगी का जो है वो नहीं, ये महीना रिफ्रेश करने का होता है। रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी है, रिफ्रेश करने का महीना होता है। अल्लाह ताला ने रखा भी इसीलिए होता है। रोजे की हमें जो है ना डिटॉक्सिफिकेशन होती है आपकी, आप पूरा रिन्यू करते हैं अपनी चीज़ों को, रिवाइव करते हैं अपने जहनी तौर पर भी, अपने अकायद को भी, हर चीज़ को। बहुत सारी देखें ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें रिफ्रेशर कोर्सेज आते हैं। वो वजह यही होती है कि आपको रिफ्रेश होने की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह हर साल में एक महीना हमारा ये भी हो जाता है। अल्लाह, ऐसा लग रहा है पहले रोजे का शोर है भाई, हटे वापस आ जाए। तो आप मुझे एक तो इतना अच्छा आज का दिन है, मौसम होने वाला है, आप फिर यहाँ आ गए पकौड़े वकौड़े बनाती हैं। सुबह सुबह कौन पकौड़े खाता है भाई? तो भाई तैयारी अभी से शुरू होती है ना। एंजॉय कर रही हूँ इस मौसम में। आप सबने भी जरा वेदर पर नजर भी डाल लेते हैं कि मौसम कैसा रहेगा। साथ साथ आजिज़ भाई, रेन के हवाले से बड़ी इमरजेंसी जो है वो नाफिज हो चुकी है शहर भर में और कहा भी जा रहा है फोरकास्ट बड़ी सख्त है। बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध जो है इस वक्त दौरे पर हैं शहर के, और वो सुबह 9:30 बजे साउथ के इलाके का दौरा किया उन्होंने, और इसी रेन इमरजेंसी के हवाले से। सही। तो बहुत सारे मकामात पे पानी को अखराज करने के जो मशीनें थी ना, सब नहीं थी। तो उन्होंने कमिश्नर कराची से रिपोर्ट मांगी है कि मशीनें क्यों नसब नहीं है। वैसे कल वज़ीर आला सिंध ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है। तमाम दीगर इदारों ने जो बल्दियाती इदारे थे उन्होंने अपने अपने इदारे के अंदर रेन इमरजेंसी नाफिज की है। आज दोपहर से बारिशों की तवक्को की जा रही है और कहा जा रहा है, जैसे आपने में कहा कि तेज़ बारिशें और तूफ़ानी बारिशों, तो इस वजह से छुट्टियां भी कर दी गई हैं। शाम की शिफ्ट के तमाम जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वो बंद कर दिए गए हैं, छुट्टी कर दी गई है। ये सरकारी इदारों को जो 2 बजे भेजने का कहा है, वो क्या वजह है भाई? काम तो हम भी सभी कर रहे हैं। नहीं, वो देखें, वैसे तो 4 बजे तक टाइम होता है ना। ये असल में कराची का थोड़ा सा मिजाज इस तरह का है, आप एक जहन में रखें। बारिश होती है तो शारा फैसल पर ट्रैफिक जाम होता है। ट्रैफिक जाम होने की वजह से घंटों तक जो लोग दफ्तरों से निकल के घर जाना चाह रहे हैं वो फंसे रहते हैं बारिश की वजह से। तो उनको पेशगी ये बताया गया है कि आप जल्दी से निकल जाएं, काम जल्दी ख़त्म करें 2 बजे से पहले पहले और निकल जाएं सभी, ताकि अगर 2 बजे बारिश हो तो 2 से 3 बजे इस 1 घंटे के दौरान लोग सफ़र करके अपने घरों तक पहुँच जाएँ, ताकि वो जो ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता है उससे बचा जाए। अब देखना ये है कि इसमें देखें, एक तो मौसमियात की पेशगोई होती है, लेकिन कुदरत का अपना एक निज़ाम होता है, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते कि बारिश कितनी तेज़ होगी कितनी कम। महकमा मौसमियात ने अपना एक बता दिया, फोरकास्ट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी बारिश होने के बाद ही बताया जा सकता है कि सूरत हाल क्या रहेगी। अगर बहरहाल एक नज़र आ रही है कि मेयर कराची ने भी काफ़ी जगहों पे आज ही शारा फैसल पर हमने देखा, खास वो मकामात जहाँ पानी ज़्यादा जमा होता है वहाँ पे मशीनें वगैरह नस्ब की गई हैं सुबह कोई, ताकि पानी रुके ना। नाथा खान एक ऐसी जगह है या बलोच पुल एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादा पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक जाम रहता है। तो इन जगहों पे अच्छा, आप ट्रैफिक जैम की बात करें तो सिटी वार्डन्स को भी जो है ना वो तैनात करने का कहा गया, और बड़े अच्छे की पॉइंट जैसे अभी बता रहे हैं आजिज़ भाई। इस तरह बहुत सारी जगह जैसे कोलंगी मलीर में 8 पोस्ट होंगी, इसके अलावा 24 घंटे वार्डन्स रहेंगे, अंडर पासेस में भी होंगी, 2-2, 3-3 शिफ्टें लगाई जाएंगी। तो ये अच्छा है कि चलें, लेकिन ट्रैफिक की सूरत हाल क्या हो जाती है हमारे सामने ही कि ज़रा सी छींटें पड़ते हैं तो बहुत तेज़ बारिश का भी कहा गया है, लेकिन कैसे कंट्रोलेबल होगा? सड़कें इतनी खुदी हुई हैं। बात सारी ये है कि तो डिफेंस वालों के लिए इस दफ़ा अगर ये तेज़ बारिश है तो बहुत बड़ा चैलेंजेस होगा, क्योंकि पूरे डिफेंस के अंदर जो वो नाला डल रहा है वो लोग परेशान हैं। अभी भी कुछ पता नहीं चलता, एकदम से कोई एक गली खुद जाती है। तो डिफेंस वाले खासकर जो लोग बारिश इंजॉय करने चाह रहे हों तो वो डिफेंस की गलियाँ ना लें, मेन रास्ते से सी व्यू जाने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं डिफेंस की गलियों के, क्योंकि वो जो नाला वो बनाना चाह रहे हैं रेन
ड्रेनेज का, तो वो अभी ज़ेर तामीर ही है वहाँ पे। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास जो है वो जहाँ पे ये बॉटल नेक्स या आप समझ लें जो बनता है ट्रैफिक का, जो पानी के जो पॉइंट्स हैं वो पता है हमें, क्योंकि पिछले 75 सालों से वहीं पे पानी जमा होता रहा है, क्योंकि वो नेचुरली वो ऐसे शेप में बने हुए हैं कि वहाँ पे पानी जमा होता है। चाहे नर्सरी का पॉइंट ले लीजिए, वहाँ नाला चौक होता है उसके ऊपर, क्योंकि वो थोड़ा सा ढलान का एरिया है, सारा तारिक रोड का पानी, शारा फैसल का वो पानी ऊपर से नीचे दोनों तरफ से आके वहाँ पे जमा होता है, उसके नीचे से नाला जा रहा है, वहाँ पे वो प्रेशर बनता है पानी का। तो इस वजह से भी सबसे पहला जो ट्रैफिक चोकिंग पॉइंट बनता है वो नर्सरी से बनना शुरू होता है और ट्रैफिक का फ्लो पे बढ़ता चला जाता है। बदतरीज बलोच पे आते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, क्योंकि पूरा शहीद मिल्लत के जो अंडर पासिस जो बने वहाँ पे पानी नहीं रुकता, क्योंकि वो नीचे की तरफ आता है और बलोच पे आके वहाँ नीचे टीपू सुल्तान के पास आके जमा होता है। इस तरह आगे बढ़ते रहे, जितने 11 अंडर पासिस हैं। तो पिछली बार गाड़ियाँ डूब गई थी, जी जो हाँ, आप बता रहे हैं। हम हर साल ऐसा ही होता है वहाँ पे, क्योंकि वो बिल्कुल डिप्रेशन बिल्कुल नीचे वाला इलाका है। अगर आप देखें हिल पार्क वाला एरिया बहुत ज़्यादा ऊपर है, बानिस्बत टीपू सुल्तान के अगर आप देखें तो नेचुरल फ्लो है, नीचे ढलान बनी हुई है, जिसकी वजह से किडनी हिल वाला सारा एरिया का अलहमरा का पानी जो है वहाँ पे आके जमा होता है। तो वो एक चोकिंग पॉइंट होता है जहाँ पे लोगों को चाहिए कि एहतियात करें, जो पहले से पहले बताया, इसीलिए जा रहा है क्योंकि मशीन भी लगा दें और मशीन लगा दें वहाँ पे, क्योंकि बड़ा एक नाला भी है। लेकिन जहाँ हमने देखा था पिछले 2-3 सालों में पिछली गवर्नमेंट के अंदर एक बड़े नालों के ऊपर काम हुआ, लेकिन वो काम नाले बंद तो गए, बर वक्त उनकी फिर दोबारा से वही हमारी और आपकी जिम्मेदारी, बहुत हम लोग जिम्मेदार कह रही हैं, शॉपिंग बैग्स जो हैं वो उसके ऊपर पूरी एक हर नाले के ऊपर एक ऐसी तय जमी हुई जैसे उस शॉपर्स की एक सड़क बना दी नाले के ऊपर। इस इतने नाले के ऊपर जो है इस वक्त हमें सबसे पहले अब इस हुकूमत को अगर चाहिए तो ये शॉपिंग बैग्स के ऊपर काम करे ताकि ये बंद हो जानी चाहिए। नहीं, अभी शॉपिंग बैग्स पे हुकूमत क्या काम करे, 10 दफ़ा तो पाबंदियां लगाते हैं, उसको अमल दरामद ऑफिशियली अभी पाबंदी है ना, इस वक्त पाबंदी है। एक और उसने उसके अंदर आजिज भाई उन्होंने एक इजाज़त दी है जो कि वो खुद मेल्ट हो जाए, यानी कि एक और शॉपर जो वो एक क्वालिटी वाइज उन्होंने उसकी इजाज़त दे दी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसको ख़त्म कर दें, आप कागज़ पे ले आएँ अगर ला सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उस एक शॉपर के चक्कर में कितने शॉपर, हर तरह का शॉपर आ रहा है मार्केट में। हम देखें, इसमें एक बात तो है कि आपने जो कहा, हमारी अपनी भी एक जिम्मेदारी बनती है मुआशरे में, जो समाज में जो लोग रहते हैं वो उनको भी तो जिम्मेदार शहरी बनना चाहिए। ये शॉपर्स हुकूमत, बल्कि शॉपर्स क्या, जिस भी चीज़ पे पाबंदी लगती है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है। हमारे यहाँ एक अजीब कल्चर है, दुनिया में ये नहीं होता कहीं भी। दुनिया में पाबंदी लग गई, दूसरे दिन वो चीज़ नज़र नहीं आएगी, अगर नज़र आएगी तो इतने बड़े जुर्माने होते हैं, इतने बड़े लोगों के लिए सज़ाएं होती हैं कि कोई वो अमल हो जाता है। हमारे यहाँ ये नहीं होता। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, कई दफ़ा जो है बड़ा सख्ती से एक्शन भी लिया गया है कि जी इनको जुर्माने किए जाएँ, बहुत जुर्माने, लेकिन बात वो ये कि आप बड़े पैमाने पर नहीं रोक रहे ना। आप एक दिन 1-2 दुकानों पे जुर्माना कर रहे हैं, उसके बाद वही सप्लायर भी सप्लाई कर रहा है, वो शॉपर्स और मिल भी रहे हैं। लेकिन बहरहाल चले, एक शॉपर्स वाला मामला तो अलग है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे यहाँ नालों में खाली पन्नियाँ नहीं है, उसके अलावा भी कचरा अगर निकलता है तो उसकी सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि जब बारिश होती है तब हमें याद आता है कि नालों की सफाई करवानी थी, जबकि ये तो 1-2 महीने पहले का काम होता है। अब अगर आज आप नाले की सफाई करने खड़े हो जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। का सीजन अभी देखें आगे है, ये जो सीजन होता है जैसे मार्च से लेके जून से तक जो है ना, इसकी सफाई का काम शुरू हो जाता है, तो ये इस महीनों में काम शुरू हो जाना चाहिए। अगले आने वाले इसको एज अ टेस्ट केस ले लें, इस बारिश को, पिछली बारिश भी हो चुकी है। लेकिन बहरहाल हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो जनाब हम बात कर रहे हैं मौसम की सूरत हाल की, बारिश की भी, तो ज़रा अपना ख्याल रखें और एहतियात करें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले, घरों में पकोड़े समोसे बनाएं, एंजॉय करें, चाय कॉफ़ी पिएं। अयाज जैसे कह रहे थे कि पकोड़े बनाए, सुबह सुबह पकोड़े याद दिला दिया, आज तो बनाने ही पड़ेंगे। तो अब साथ साथ लेकिन ये भी है कि कैसे एंजॉय करें भाई, पेट्रोल की कीमत में भी 4 रुपये दिन भर हमने जो काम करना है ना, वो लोगों को टेंशन देनी है, पेट्रोल बढ़ गया, ये हो गया। मैंने कहा ये टाइम अच्छा है, जब बारिश का टाइम हो रहा है तो बारिश बता रहे होंगे, तो अपने कहा पकोड़े याद दिला, कोई चीज़ ऑमलेट बनाए, कोई है मजे का ब्रेक। ऑमलेट हम खा के आ चुके हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप पे निगरानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। निगरान हुकूमत जब आई थी तो 20 रुपये इन्होंने पेट्रोल की कीमत कम की थी, हम समझ रहे थे बहुत बड़ा, लोग कह रहे थे निगरान हुकूमत अच्छी है। उन्होंने मुख्तलिफ किस्तों में कर कर के वो 20 रुपये अपने वापस ले लिए। अच्छा आजिज़ भाई, सबसे पहली बात आज सुबह उठते मैंने मोहसिन से यही की थी कि यार ये, मैंने मोबाइल उठाया और मैंने पहली खबर यही देखी
तो उसमें ये मैंने कहा लोग जितने पैसे जो है ना उन्होंने रिलीफ उन्होंने दिया था बढ़ाए, इंडिया सडन में तो कम वापस किए कर थे, वो दिए उन्होंने और वो पूरा कर गए, वही प्राइस हो गई 6 महीनों में उन्होंने बढ़ा के वो 20 बिल्कुल रुपए पूरा से ज्यादा कर दिया कर दिया। पेट्रोल फिर जो है वो 300 के करीब फिर 280 तक 280 ऊपर ही है। आप पहुंचा है। प्राइवेट किसी भी उससे दिलाएंगे तो आपको 281 पे मिलेगा। तो ये सूरत हाल जो है, अब ज़ाहिर है ये पेट्रोल की महंगाई सिर्फ पेट्रोल का मसला नहीं होता, ये हर चीज़ की महंगाई का साइन होता है। पेट्रोल वैसे कम होने पे भी कम कहाँ हुई थी कोई चीज़, कुछ भी प्राइसेस में कम नहीं अब हुआ। अब जैसे देखें, अब बहाना मिल गया ना, अब रमज़ान शरीफ आते ही आप देखेंगे कि महंगाई की सूरत हाल वो हो जाएगी कि रेट्स डबल हो जाएंगे, दुगना हो जाएंगे, हर चीज़ आपको महंगी मिलेगी। ये भी इस पे शायद बात करनी चाहिए रमज़ान के अगर ये बातें कि ये पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें एक नेक और पाक और इबादतों के महीने में जिस तरह चीज़ों के अशिया के रेट्स बढ़ाते हैं, ये बिल्कुल समझ से बालातर है। सही है। नहीं, लेकिन एक और मसला ये भी है ना कि देखें इम्पैक्ट क्या आया। हमारी अगर प्राइसेस कम भी हुए थे, फॉर एग्जाम्पल हम पीछे चले जाते हैं और 20 रुपए कम हुए थे, तो हमने क्या किसी चीज़ को कम होते हुए देखा था? अभी 4 रुपए का इजाफा लेके, या कितना रुपए हुआ, 13 रुपए, हाँ 4 रुपए 13 पैसे का जो इजाफा हुआ है, इसको लेके आप देखेगा हर चीज़। और अभी वैसी ईद की शॉपिंग में अगर आप कपड़ा भी खरीदने जाएंगे ना, सूट जो साल पहले स्टॉक आया हुआ होता है, 6 माह पहले स्टॉक आ जाता है, कच्चा कपड़ा जिसको हम कहते हैं, उस पर भी वो आपको सुनाएंगे यार पेट्रोल महंगा हो गया। अरे भाई तुम क्या बात कर रहे हो? तो मतलब ये एक टूल बनाया हुआ है हमने, जब कम हो उनको बोलो कि कम, तो बाजी ये नहीं। अब देखें मसला ये है, आप लोग भूल रहे हैं कि हम लोग IMF के प्रोग्राम में हैं, और ये जितनी भी हुकूमतें आएंगी, अभी आने वाली हुकूमत भी जो है वो उसको एक किस्त अभी लेनी है, उसके बाद दूसरे प्रोग्राम में हमें जाना है। वो तो किस में भी कह रहे हैं कि पैसे और बढ़ा कर दिए, टैरिफ जो क्या कहलाता है वो। जितनी कंप्लाइंसेस हैं, ये IMF की शर्त थी, वो ये शर्त नहीं थी कि आप पेट्रोल के पैसे बढ़ाएंगे, वो ये शर्त होती है कि आप हमें पैसे हमसे कर्जा लेने पूरा कैसे करेंगे, आपका टैक्स नेट कितना है, वो टैक्स नेट पे हम फिर वही पीछे आ जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं आप लोगों से इनडायरेक्ट टैक्स लगा के पैसे वसूल करके हमें देंगे। तो ये वो टैक्सेस, वो पैसे बढ़ रहे हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस, चाहे लेवी की सूरत में बढ़े हैं, चाहे इसके अंदर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में बढ़ेंगे। तमाम वो चीज़ें हैं जो हुकूमत लगाती है, उसके अंदर वो टैक्स कलेक्शन करती है, और वो फिर अपनी किस्तें और जितने कर्जे हैं वो हमें उतारने हैं। ये बोझ आवाम पे उन लोगों की वजह से पड़ रहा है। ये मैं बार बार हर जगह बोलता हूँ कि जो टैक्स चोर हैं, जो टैक्स नहीं दे रहे, जो टैक्स दे रहे हैं उन वो भी पूरा नहीं दे रहे, और जो टैक्स देना नहीं चाहते और वो आज तक सर्विसेज का जो हमारा लोग हैं उन लोगों के ऊपर टैक्स लागू होता है। तमाम वो छोटे दुकानदार जो कहते हैं हम टैक्स से सस्ता है, भाई हम 50,000 वाली सैलरी वाला भी टैक्स दे रहा है, तो आप कैसे अपनी बोल सकते हैं कि दुकान जो तो है आपकी डॉक्टर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, बहुत बड़ा आपका आप छोटी दुकानदारों की बात करें, छोटी सनअतों की बात करें, छोटी चीज़ों की बात करें, आपने सिस्टम बनाया हुआ है कि आप उनसे कलेक्शन कैसे करेंगे। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, उन इदारों का काम है, ये भी हुकूमती इदारे ही हमारे यहाँ मौजूद हैं, ये उनका काम है कि आप कैसे जनरेट करेंगे। एक सैलरी बेस्ड तबके के ऊपर तो आपने लगाया हुआ है, आप साबुन भी खरीदने जा रहे हैं, सैलरी पे भी दे रहे हैं, हर चीज़ पे आप टैक्स पे कर रहे हैं। तौर पे तो टैक्स चोर वो बड़े लोग होते हैं जो बिलियनर्स होते हैं, जो अरबपति खरबपति होते हैं। मैं और आप तो जो आप कह रही हैं, हम तो लम्हा टैक्स दे रहे होते हैं ना। कौन सी चीज़ है जिस पे हम टैक्स लेकिन वो अयाज की बात ठीक है ना कि एक किराने की दुकान वाला जो खोल के बैठा हुआ है वो तो नहीं टैक्स पे कर रहा ना आजिज भाई, वो तो दुकान। और आप बोलेंगे ना कि मैं आपको ऑनलाइन पैसे भेजता हूँ, या आप राशन वाले को अपने कह के तो देखें जो गली मोहल्ले में राशन, वो कहेगा नहीं भाई कैश में लाओ, सोना खरीदने कहेगा कैश में लाओ, तो इसका मतलब है कि वो कैश में ले रहे हैं, ट्रांजेक्शन ऑन रिकॉर्ड आएंगी। तो यानी इस पे एक प्रॉपर मैकेनिज्म की जरूरत है हमें, जो हम IMF प्रोग्राम में हो या ना हो, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द इकोनॉमी आपको करना ही पड़ेगा। और साथ साथ जब वो भी दिखाएं ज़रा हमारे पास जो ना सब्जियों के रेट्स और वो चीज़ें होती हैं, ज़रा उसके भी रेट्स दिखाएं कि अभी उसमें क्या इम्पैक्ट आया है, वो भी हम स्क्रीन पर देखेंगे कि महंगाई की जब हम आगे रमज़ान की बात करें तो उस पर भी नज़र डालेंगे। जी क्या कह रहे हैं आपको अगर याद हो तो POS जो पॉइंट ऑफ सेल जब लगी थी तो कितनी मजम्मत आई थी आपकी दुकानदारों की जानिब से, तब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है टीमों ने बड़े बड़े मॉल्स के अंदर जाके छापे मारे। उसके अंदर ये था कि एक सर्टन स्क्वायर फीट के अंदर अगर आपकी दुकान आती है तो आपका POS लगता है। अगर आपकी दुकान में एक एयर कंडीशन लगा हुआ है तब भी आपका जो है POS नाफिज होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई भी मशीन आपके एक्सेप्ट करते हैं तो आप POS लगता है, और POS 1 रुपये वो जो है वो चार्जेस करते हैं, लेकिन उसकी
बात ये थी कि आपका कम से कम सेल्स तो आपके सामने आए ना, वो कि 1 कितनी रुपया भी सेल हर बिल में लगा के वो आवाम से ले रहे वो होते ले रहे होते हैं, लेकिन उसका असली मकसद ये है कि उनकी जो बड़े बड़े आप ब्रांड्स जाके उनके मॉल के साइजेस में दुकानें तो देखें, आप बड़े ब्रांड्स की दुकानों का साइज चेक करें जो कि सेल टैक्स दे ही नहीं ब्रांड रहते, वालों जो का भी टैक्स एक और भी नहीं बात दे करेंगे, लेकिन जरा सब्जी के रेट ना मिस हो जाए। हमारे पास ये आ रहे हैं सब्जी के रेट, जिसमें करेला, मटर, आलू, प्याज के अभी हमने रेट्स देखे, तो ये रेट्स बरकरार ही है ना, इनमें कमी आई है ना, इनमें जो है ना वो बेहतर। टमाटर 105 पे लिखा हुआ है, मार्केट में बहुत महंगा मिल रहा है, 150 तो आप लोग कमर्शियल कराची की रेट लिस्ट चला खीरा 40 रुपए कहाँ मिलता है, 40 रुपए खीरा है अवेलेबल मार्केट में आजिज भाई इस रेट पर। ये तो ये देखिए, देखिए ये गाजर शायद मिल रही है हम 65 जो 60 रेट्स रुपए दिखा रहे हैं नहीं मिल रही। ये ऑफिशियल रेट्स हैं जो कमिश्नर कराची जारी करता है, हम वो रेट्स हैं बहुत ये। डिफरेंस है लेकिन इनमें। मार्केट में इससे ज़्यादा कोई भी, जितने भी आप रेट्स इस वक्त स्क्रीन पे हैं, इन रेट्स पे अमल नहीं हो रहा। ये अच्छा एक दूसरा इसमें ये एक बड़ी इन्होंने रखी हुई है, ये 3 कैटेगरीज होते हैं, दर्जा अव्वल, दर्जा दोयम, दर्जा सोयम। यानी ये दर्जा अव्वल के रेट में, ये क्वालिटी का तो हमें पता नहीं चल रहा है ना, दर्जा अव्वल के रेट में दर्जा स्वयं वाली जो धनिया चीज का तो है, देखें राजेश भाई, धनिया 2 रुपए कहाँ मिलेगा, ये 2 रुपए का सवाल ही पैदा नहीं। 20 कौन रुपए सा की सामान धनिया है? है। अब तो फकीर को 10 रुपए 2 रुपए दो तो फेंक के भाग जाता है कि क्या दे रहे हो। सवाल ही पैदा नहीं है। 15 2 से रुपए 20 1 रुपए का 10 तो रुपए की पुदीना गड्डी और दे रहे धनिया मिलेगा ही नहीं आपको इस वक्त, वही तो दौर ही नहीं रहा वो। कम से कम 10 रुपए, कम से कम भी पुदीना बहुत धनिया सस्ता हो जाए तो आप कह रहे हैं 10 रुपए आपसे वो लेंगे, उससे कम तो मिलेगा ही नहीं। तो ये रेट्स 20-25 रुपए से कम अच्छा, ये किस तरह चला दें, तो ये कमिश्नर को पता नहीं है गवर्नमेंट के कि भाई 2 रुपए में क्या आता है, 2 रुपए में कुछ भी नहीं आता। अब ये आपने जो चला दिया, टॉफी नहीं है अब तो 2 रुपए की। अच्छा, टॉफी भी कैंडी आप लेने जाएंगे तो मेरे ख्याल से 5 रुपए की कैंडी है, जो 1-2 रुपए वाली कैंडी आती थी तो वो अब 5 रुपए की है। मैंने अजनास में जो डील करते हैं उन लोगों के साथ जब कमिश्नर कराची से बात हुई तो मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा कि हमने जो ये बड़े शॉपिंग जो आपके स्टोर्स हैं, जो प्राइवेट स्टोर्स हैं, उसमें जो सब्ज़ी और जो वो मिल रही है, अगर इस लिस्ट के मुताबिक वहाँ पे आपको ज़रूर मिल जाएगा, अगर मार्केट पे नहीं मिल रहा। तो उन्होंने ये बात हमें वाज़ेह करी थी कि आप जो बड़े स्टोर्स बने हुए हैं जगह ग्रोसरी की बात करें, सब्जी ग्रोसरी की बात कर रहा हूँ, ग्रोसरी ग्रोसरी के मिल साथ जाती में आप अगर वहाँ पे जो सब्जी वेजिटेबल भी रखी है ना बड़ी मार्केट्स के अंदर, तो अब आपको मीट भी मिल जाता है, चिकन भी मिल जाती है, वेजिटेबल्स भी मिल जाती हैं। तो वो उन सब का खासकर जो एक बड़ा ब्रांड है यहाँ पे जगह जगह उसने अपनी ब्रांचेस खोली हैं, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें उनको तंबीह की और वहाँ पे अच्छी क्वालिटी के साथ और जो कमिश्नर की लिस्ट है उसके मुताबिक ही आपको सब्जी और फल मिल जाए। तो नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी वहीं से शॉपिंग करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो आप राशन या ग्रोसरी की बात करें, लाइक आटा, चीनी, दूध, पत्ती, ये चीज़ें तो मिल जाती हैं आपको उसी रेट पे जो होलसेल दालें वगैरह का रेट है, लेकिन सब्जी आपको नहीं मिलती। हाँ, अच्छे कम रेट पे मिल जाएगी, लाइक मुनासिब बाजार से रेट में वो कह रहे हैं कम है मुनासिब उधर, होगी, क्योंकि लेकिन उनको तंबीह कमिश्नर कराची के रेट पर तो कहीं नहीं भाई, 2 रुपए का धनिया। सब्जी से और ज़्यादा बता जो लो इस वक्त जिस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है ना, वो फ्रूट्स हैं। बेवजह जो हाँ, अभी है रमज़ान की वजह से उनके डबल से ट्रिपल तक रेट चले जाते हैं। ख़ास तौर पे केला है, सेब है, या इस तरह की जो भी चीज़ें रमज़ान शरीफ में इस्तेमाल होती हैं, उन सब के रेट्स ज़्यादा हो जाते हैं। अब आप कमिश्नर कराची के रेट को रमज़ान में लास्ट ईयर गुज़िश्ता बरस का तजर्बा है कि कमिश्नर कराची के रेट से हर चीज़ डबल में, यानी दुगने रेट पे शहर में फ़रोख्त हो रही थी हर चीज़। बिल्कुल मुझे याद है पिछले साल केला जो था वो शॉर्ट था और 400 रुपए दर्जन तक केला गया था पिछले साल रमज़ान। बिल्कुल ऐसे ही। और अभी केले को कोई पूछ नहीं रहा है, अभी और एकदम से शॉर्ट हो जाएगा रमज़ान। 15 दिन बाद वो, क्योंकि चाट में लोग डालते हैं, लोग शौक से, मेन इसमें जो ना वो फ्रूट चाट के जितनी भी चीज़ें हैं वो, चाहे उसमें अमरूद हो और एक आपका केला, ये सबसे ज़्यादा जो ना महंगा हो जाएगा। खरबूजे का सीजन शुरू हो गया, वो भी महंगा हो जाएगा। अभी वो आपको खरबूजा मिल जाता है, खरबूजा आज भी इतना आता है तो वो मिल जाता है अभी भी 200-150 रुपए है। आप खरबूजा आ चुका है मार्केट में, अभी आप लेंगे ना 100 रुपए, 100 से 150 के मिल जाता है। उसके बाद आप देखिएगा 200 से 250 से मिल जाए तो आप फिर उसको आप कैसे 100 रुपए बढ़ ही जाते हैं। बात ये ना देखें, अभी ये वो वाले मसाइल हैं जो कि अजली मसाइल हैं। हमारे हर हुकूमत आई गई, लेकिन ये इश्यूज कंट्रोल नहीं हुआ। अब जरा नई हुकूमत आई तो इनके प्राइस कंट्रोल पे भी देखे दिखाए ना। आप और मेरे जैसे लोग हैं ना, आप हुकूमतों को क्यों दोष दे रही हैं? तो वो लोग हैं जो मुनाफा आपकी मेरी जेब से निकालना चाह रहे हैं। जब उन्हें पता है कि हमारे कोई पूछने वाला है नहीं, पकड़ने वाला है नहीं। देखिए तो अब जब आप जमीन पे बात करेंगे तो फिर मुझे रमजान ट्रांसमिशन पे आना पड़ेगा
कि जो है ना वो फिर आप ज़मीन को जगाने वाली बात, तो वही वाली बात है कि हम डंडे के ज़ोर पे तो आप फिर भी शायद कुछ करा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं चीज़ें छोड़ सकते। चिकन की प्राइस पे, अंडे की प्राइस पे ज़रा नज़र डाल लेते हैं। आप ये देखें, ये कहाँ है ये G795, ये मटन खाने वाला आदमी आज आया हुआ है ना 1700 रुपये, ये 2200 रुपये 1700 रुपये में कहीं नहीं मिल रहा। अंडे 290 रुपये डजन, कहीं नहीं मिले पूरे मौसम में, कहीं सर्दी गर्मी कहीं नहीं मिले। 450 रुपये दर्जन अंडे मिले। हाँ, तो ये सूरत हाल है। देखिए ना अब आपके क्या जो है ना वो कैसे, मुझे नहीं लगता अभी रमजान में मिलेगी कहीं 502 रुपये, अभी नहीं मिल रही चिकन। 502 में चिकन है कहीं? 720 रुपये गोश्त बिक रहा है इस वक्त मुर्गी का गोश्त, और मुर्गी आपकी जो रेट होगा कम से कम, ये अगर 502 पे रहे हैं तो कम से कम 550 से 600 रुपये भी इसको मार्केट में होगी। 550 के अंदर तो होगी बिल्कुल, ज़्यादा है। 600 650 रेट जो है ना वो मार्केट में हमें नज़र आ रहे हैं। आजिज़ भाई आपके इलाके में क्या सूरत है? अच्छा, ये इलाके वाइज भी डिपेंड करता है आपको। हाँ, इसलिए मैंने पूछा कि इलाके वाइज अलग अलग के रेट्स मिलते जुलते हैं, कोई 2 रुपये 5 रुपये का फ़र्क होगा, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। मतलब हम थोड़ा सा अगर गोश्त में और चिकन में क्वालिटी ज़रूर देखते हैं। अगर क्वालिटी आप आप अच्छी क्वालिटी पे भी जाएंगे ना तो भी आपको 10 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, ये भी जहन में रखें। यानी ये जो रेट्स हैं ना, रेट्स तो पूरे कराची के लिए हैं। कमिश्नर कराची ने एक लिस्ट जारी कर दी पूरी कराची के लिए, लेकिन आप डिफेंस में तो अलग रेट होगा, क्लिफ्टन में अलग होगा, लियाकताबाद में अलग होगा, मलीर में अलग होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मलीर में ही आप अगर एक शॉप है जहाँ बेहतर क्वालिटी है, तो वो बेहतर क्वालिटी वाला बोल रहा है मैं तो 10 रुपये ज़्यादा लूँगा। भाई आप किस मद में ले रहे हैं ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन वो कह रहे हैं आप लेना है तो ले ले, नहीं लेना तो। हाँ, ये बड़ा एटीट्यूड है, लेना है तो लो वरना नहीं। आप यकीन करें, तारिक रोड पे मैं गया, सॉरी आदिल, वहाँ पे चिकन वाला एक 700 रुपये में दे रहा, एक 720 रुपये में दे रहा। वो जिससे मैंने कहा तुम 20 रुपये क्यों ज़्यादा ले रहे, तो उसने दिखाया इतने बड़े कपड़े का बंच, कहता ये मैं जब मुर्गी साफ़ करने के बाद, खाल उतारने के बाद, पर निकालने के बाद, इस कपड़े से पूरी मुर्गी को साफ़ करके उसकी चर्बी वर्बी निकाल के बिल्कुल क्लीन करके उसको, फिर उसने मुझे थैलियाँ दिखाई जिसमें वो स्टिकिंग वाली जो उसको लगा के कहता मेरे यहाँ से मुर्गी इस तरह जाती है। तो भाई ये पैसे मैं अपनी जेब से तो नहीं दूंगा, आपके घर ही जा रही है तो मैं आपसे लूँगा। तो 20 रुपये एक्स्ट्रा वो इसलिए लगा रहा था पूरी मार्केट से कि उसकी थोड़ी सी वो आपको आफ्टर सेल्स में ज़्यादा सफाई सुथराई पैकिंग और वो करके दे रहा था। वही बात, तो ये वाली बात है जो आजीज़ भाई कह रहे हैं कि जो चीज़ वो आपको सर्विसेज दे रहा है तो वो उसके पैसे अपनी जेब से नहीं, अपने मुनाफे से नहीं, वो आपसे ही लेगा। एक्सेप्टेबल है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप ये 510 रुपये मुर्गी का रेट है और आप 510 पे मुर्गी दे रहे हैं, 20 रुपये आप इसलिए चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है ना कि 510 रुपये में भी तो मुर्गी तो पहले वो 550 की मुर्गी देगा महंगी, क्योंकि मेरी अच्छी मुर्गी है, फिर 20 रुपए थैली के भी लेगा कि 20 रुपए की थैली है। और ये खाली चिकन वाला नहीं कर रहा आजिज़ भाई, ये अभी हम बड़े ब्रांड्स का और पॉइंट ऑफ सेल्स की जब हम बात करते हैं तो 1 रुपया पॉइंट ऑफ सेल का वो भी आवाम से ले जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि अभी शॉपिंग जब सब करने जाएंगे तो मेरी तो एक बड़ी जंग रहती है कि जी आपको ब्रांड वाला अपना एक तो ब्रांडेड थैला दे देगा कि वो लिए मार्केटिंग आप उसकी करते रहें और वो फिरते रहे, और 30-40 रुपए 50-100 रुपए का भी एक बड़ा ब्रांड है खादी, उसके तो आपको जो है वो 100 रुपए के थैले आपको दे रहे हैं। वो कहते हैं थैला लेंगे, नहीं भी लेंगे तो आपको बिल में चार्ज कर देते हैं, और जब बिल देखो अच्छा क्यों, तो मैं तो वहाँ कहती हूँ कि आपने मतलब मुझे इसलिए थोड़ी रखा कि मैं आपका थैला भी लेके घूमूं, लेकिन क्या है वो कोई पूछने वाला नहीं। रेट्स का फायदा नहीं है। मैं ये कह रहा था, ये कमिश्नर कराची के या जो सिटी गवर्नमेंट के या जो भी इदारे प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी है, इन सबके रेट्स को आप मिक्स करें ना, रेट्स पे कहीं भी अमल नहीं हो रहा। ये सिर्फ स्क्रीन पे हमने दिखा दिए, लेकिन आप मार्केट में जाएंगी तो ये रेट नहीं होंगे। लेकिन हमने अच्छा हुआ स्क्रीन पे दिखा दी कि पता चले आवाम को कि कम से कम ये रेट है और आपसे कितना मुनाफा हो रही है। आज सब्जी वाले से ये अच्छी चीज़ है कि आप खवातीन लड़ाइयाँ करें, ये आप दिखाएं, रोज दिखाएं, ताकि ये रेट उनके दिमाग में बैठे और बाजार में जाके उनसे लड़ें कि ये रेट सरकारी है, आप इतने रेट में क्यों दे रहे हैं। रोजाना दिखा रहे हैं, आप सब्जी वाले से पूछेंगे ना सरकारी लिस्ट दिखाओ तो कहता है नहीं वो तो है नहीं, वो तो यूं है फलाना है, नहीं दिखाते। वो तो कहते हैं ना ट्विटर पे दिखा दें, अब तो उस पर फौरन सुबह जारी हो जाती है कमिश्नर कराची की। यही वाली बात है, आवाम को भी थोड़ा शऊर और अपने आप को, आवाम को वोट डालते हुए सब पता था किसका क्या इंतखाबी निशान है यहाँ पे, तो वो छोड़ दें, आवाम को सब पता है। यहाँ सब हर आदमी के पास मोबाइल है, वो भी स्मार्ट मोबाइल है। ये हाँ, तो आप छोड़ दें, हम जो है ये तो आप देखें कि लेना नहीं छोड़ते ना। देखें अब वही वाली बात है कि मुझे भी पता है कि वो मुझे 30-40 रुपए 100 रुपए का थैला देगा और मुझे भी इन दी एंड लेने ही पड़ते कि यार अब हाथ में तो नहीं लेके लेकिन हम क्या करें, डिस्करेज नहीं करते हम, वो कपड़ा लेना छोड़ दें, उस ब्रांड का बॉयकॉट करना शुरू कर दें। मैं जाता हूँ उन ब्रांड पे, मैं उनको बोलता हूँ ये आप लोगों की जो है ना गलत करते हैं कि आप जब ये सूट ले रहे हैं भाई 100 रुपये उसमें ऐड कर लो ना, 40 रुपये ऐड कर लो। ज़रूरी काउंटर पे आके आपको पूछना है सर आप शॉपिंग बैग लेंगे, उसके 40 रुपये अलग चार्ज करेंगे, आपने ये पूछना क्यों है?
पहले भी तो आप दे ही रहे थे ना। आपने अगर उस कॉस्ट के अंदर लगा दिए वो 10, 20, 30 रुपए, तो आप इस्तेसाल करना ज़रूरी है वहाँ पे किसी से पूछने का कि आपको हम पैसे दें। नहीं तो लोग शर्मा ज़रूरी में वहाँ लाइन लगी होती, अच्छा दे दें या कर दें, कौन मना करेगा कि आप थैली ना दें और 40 रुपये। नहीं, मैं भी करता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं तो ये जाके पूरी तकरीर करता हूँ। लोग बेगम मेरी जो देखती रहती है कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये इनको तंबी करानी पड़ेगी। मसला मैं भी इसीलिए कहती हूँ, लड़ती झगड़ती हूँ काउंटर पे कि क्यों ऐसा, लेकिन आप जब बोलना बंद कर देंगे तो ये और ज्यादा जो है ना चीजें शुरू हो जाएंगी। पता फिर क्या लेना आपको पड़ता है, हाथ में तो आप नहीं घूमेंगे। लेकिन जो लोग हमें पहचान जाते हैं वो कहते हैं मीडिया वाले, इसलिए ये लोग बार बार जो लोगों को ना अपना भरमबाजी दिखता है। भरमबाजी की बात नहीं, हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, हम लोगों को बताना चाहते हैं आप गलत कर रहे हैं। अच्छा, फेसबुक ग्रुप से वॉइस ऑफ कस्टमर्स वगैरह में ना काफी ज्यादा इस बारे में बहस मुबाहिसा हुआ है कि इसको कैसे डिस्करेज किया जाए, लेकिन कोई एक्शन प्लान नजर नहीं आया कि क्या हो सकता है। बहरहाल बहुत सारी तजावीज़ तो सामने आती हैं, लेकिन वही वाली बात है कि हमारे मुल्क में अमल दरामद नहीं होता। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो जनाब, हम बात कर रहे थे पेट्रोल की प्राइसेस की भी, साथ साथ हमें ये भी नज़र आ रहा है कि गवर्नर हाउस में जो तकरीब थी उसका इनेकाद किया गया और गवर्नर साहब ने जो वादा किया था उसको वफा कर दिया और जो बाइक्स हैं वो दे दी गई हैं। तो गवर्नर सिंध 206 मोटरसाइकिल हैं जो कि तकसीम करेंगे और बड़ा अच्छा चले, ये कहा था उन्होंने कि FIR लेकर आ जाएं और जो वो है बाइक्स हैं उनको दी जाएंगी। साथ साथ सिंध प्रीमियर लीग में भी कुरानदाजी में जो इनाम जीते थे उनको भी आज इनामात दी जाएंगे। तो बहुत अच्छा है कि क्विकली आप लोगों को चीज़ें डिलीवर करें ताकि एतमाद रहे लोगों का। कामरान टिस्सोरी जो है वो एक अच्छा सोशल वर्कर है बुनियादी तौर पे देखा जाए तो। गवर्नर से ज़्यादा उनके जो सोशल काम है वो लोग उसकी तारीफ करते हैं। अब ज़ाहिर है ये 200 गरीबों को मोटरसाइकिलें मिली हैं ना, अब किस तरह उसने मैनेज किया वो जाने। ज़ाहिर है मुख्तलिफ इदारों को बोला है, मुख्तलिफ कंपनीज़ को बोला है, स्पॉन्सरशिप की है, जो भी किया जिस तरह किया उन्होंने। बहरहाल 200 मोटरसाइकिलें जमा करके लोगों में, 200 गरीब लोगों में तकसीम कर दी। ये हमारे कैमरामैन्स वगैरह जो होते हैं मीडिया के, उनकी भी मोटरसाइकिलें छिन गई हैं। इस तरह डिफरेंट छोटे छोटे लोग जो देखें, ये तो अब अलमनाक सूरत हाल है शहर में। अमन अमान की मोटरसाइकिलें और मोबाइल फ़ोन और गाड़ियाँ, ये तीनों चीज़ें छीनने की वारदातें बहुत तेज़ी के साथ जिनमें इजाफा हो रहा है। तो अब ज़ाहिर है कि अगर मोटरसाइकिल किसी गरीब को मिल जाती है उसकी तो दुनिया आबाद हो गई, मैं समझ रहा हूँ। तो एक तनकीद भी होती है इस हवाले से कामरान टिस्सोरी पे कि ये किस तरह के काम करते हैं, गवर्नर का ये काम नहीं है। ये खुद भी अभी 2-4 दिन पहले भी एक इवेंट में मिले तो खुद ही बोल रहा था कि लोग मुझ पर तनकीद करते हैं कि ये मैंने IT सेंटर क्यों खोला है, ये राशन में क्यों दे रहा हूँ, ये जो है। तो उसने कहा था कि मैंने 3 लाख लोगों को रमज़ान में अफ्तारी करवाई थी, इस बार 10 लाख लोगों को अफ्तारी करवाई जाएगी रमज़ान में। यानी ये उसका अपना कहना है कि बेशक लोग भले तनकीद करें लेकिन मैं ये काम करूँगा, ये चीज़ मैं करता रहूँगा। मेरा ख्याल है ये अभी जो तनकीद कर रहे हैं उनको तो इस बात पर भी तनकीद थी कि गवर्नर हाउस के दरवाजे क्यों बंद रहते हैं, और एक वक्त हमने वो भी देखा कि गवर्नर हाउस आप पर नहीं बंदा मार सकता था, यहाँ गवर्नर हाउस के दरवाजे खोले, शिकायत के लिए घंटी लगाई गई है, लोगों के मसाइल हल भी हुए हैं। तो अब जो कुछ हो रहा है वो तनकीद करने वालों का तो 50,000 बच्चे और बच्चियाँ इस वक्त IT कोर्स सीख रही हैं उसी गवर्नर हाउस के अंदर, तो बड़ी बात है। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी चीज, एक मिनट अयाज, आप ये भी देख लें कि इसका कंट्रीब्यूशन जो बच्चे सीख के निकलेंगे या जो 206 बाइक्स अब माशरे में जा रही हैं, बाइक्स पे लोग अपना रोज़गार कमा रहे हैं, डिलीवरी सर्विसेज देकर, चीज़ें करके खाना पहुंचा रहे हैं, डिफरेंट तरह के काम कर रहे हैं, आने जाने के लिए चाहिए। फिर ये जो IT के कोर्सेज करेंगे, ये जब अपने फील्ड में आएंगे, काम करना शुरू करेंगे, तो ये भी आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा टूवर्ड्स द इकॉनमी और बेरोजगारी के खात्मे के लिए। तो आप इन चीज़ों को ना देखेंगे, गवर्नर साहब राशन क्यों दे रहे हैं, IT कोर्स क्यों करा रहे हैं। अगर कोई खुदारा अच्छा काम कर ही रहा है तो भाई उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जी अयाज। अच्छा, कल जो ये इवेंट हुआ है इसमें मैं कवरेज करने खुद गया था। तो ये तकरीबन 208 मोटरसाइकिल्स जिनकी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक छीनी थी, उनकी लिए पहला था मरहला जिसमें दी गई। और साथ वो जो सिंध प्रीमियर लीग की थी वो कुरानदाजी हुई थी, उसमें एक प्लॉट थे और उम्रे के टिकट थे और बाइक्स नहीं दी गई। लेकिन अब जिन लोगों से मैंने बात की जिनकी बाइक्स छीनी थी, काफ़ी लोगों से मैंने बात करी, तो वो थोड़े से कुछ बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हो रहे थे और कुछ बहुत ज़्यादा नाखुश थे। कुछ क्यों कि वो कहते हैं हमारी नई बाइक थी तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए की, आजकल की बड़े ब्रांड से 150 cc की इस तरह की बाइक्स हैं वो थोड़ी महंगी हैं, कह रहे वो छीनी और हमें यूज़, क्योंकि ये यूज़ बाइक्स थी जो वापस इनको की गई हैं। JDC के साथ मिलकर कोलैबोरेशन हुई थी
उन्होंने जो यूज़ बाइक्स इनको मिली जहाँ से रिकवर हो सकें या कुछ मार्केट से ख़रीदी, मुखैर हजरात इसमें शामिल थे, उन्होंने उन लोगों की जो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं या जिसके लिए जिनकी वो बाइक्स छिन गई, तो ये उनके लिए एक रोज़गार जो था वो एक मेन ये एक सहारा होता है जिसकी बाइक के ज़रिए वो अपने कह रहे हैं कि 30 से 40 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो ये उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया था और लोगों ने अपनी बड़े खुश बहुत सारे लोग आए, लेकिन वो नाखुश थे बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग जो थे वो खुश भी थे कि उनकी जो कह रहे हैं कि एक आसरा हो गया कि हम कुछ ना कुछ जो नई थी कम से कम हमारे पास सवारी वापस आ गई, जो कि हम दोबारा अब नई नहीं ले सकते थे। सही बात तो है, वो कह रहे मरहलावार इस तरह देते रहेंगे तो अब ये तनकीद तो देखें लोग करते हैं, जो ठीक लेने है, भी आए थे लेकिन वो भी तनकीद कर रहे थे कि मैं हमें कहती हूँ अगर कोई अच्छा लेकिन भाई काम उसका कर रहा है तो कोई- उसको चलते रहना देखिए चाहिए। ये काम गवर्नर की जिम्मेदारी तो नहीं नहीं है, है ना। हाँ, बिल्कुल। मोटरसाइकिलें प्रोवाइड करना, मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड करना, राशन प्रोवाइड करना, IT कोर्सेज में सिखाना, ये गवर्नर का काम नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है उसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और लोगों की है ये, लेकिन वो कर रहा है, मेरा ख्याल है तो तारीफ करनी चाहिए। एक काम वो यही कह रहे थे सोशल कि वर्क ही सही। अच्छा, वरना पता मेरा क्या ये होता है? इख्तियार नहीं है। हाँ। मैं एक सिंबॉलिक के तौर पे जो मेरे इख्तियार थे उसके हट के मैंने ये काम किया है। इंसानियत एक बड़ी चीज़ है, कराची के लोग और सिंध की आवाम के लिए ये मैंने काम किया है। अगर वो ये कह रहे हैं कि मुझे अगर हटाने की भी उनकी बातें हो रही हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे अब हो सकता है कि मैं सही। रमज़ान में कंटिन्यू ना करूं, तो उन्होंने ये तक बोला कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अब मुझे ये एक नशा सा हो गया है लोगों को ये अफ्तार कराना, लोगों की एक हेल्प करना। मुझे चीज़ें भी अपनी घर की कोई ज़रूरत की बेचनी पड़ी तो ये मैं काम करूँगा और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे जो रमज़ान में मैंने टारगेट रखा है वो मुझे इस साल नए गवर्नर अगर तब्दील होते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें ये काम करने दें। उसके बाद क्योंकि हमने लोगों को एक होप बन गई है कि मैंने जैसे अजीज़ भाई ने बताया वो उनका टारगेट है कि वो 1 मिलियन लोगों को आज इस दफ़ा अफ्तार कराने का उन्होंने टारगेट रखा है, राशन बांटने हैं। तो ये सब चीज़ें करने के लिए उन्होंने प्लानिंग की है, लेकिन क्योंकि हुकूमत बदल गई लेकिन है जो और वो सियासी लग रहा है मंजरनामा है उसमें सियासी मुझे तौर पे अभी कि वो सियासी मंजरनामा जो है उसमें गवर्नर सिंध की तब्दीली फिलहाल नजर मुझे भी नहीं आ ऐसा रही। नहीं लगता, हाँ, कि अभी चूंकि होगा फॉरवर्ड। जो पॉलिटिकल बातचीत हो रही है उसमें ये हो रही है कि सिंध का गवर्नर मुस्लिम लीग नून के हवाले, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो मुआहदा हुआ है उसमें सिंध की गवर्नरशिप नून लीग को दी गई है। अब चूँकि MQM उसकी सबसे बड़ी तादाद है, तीसरे नंबर पे बड़ी जमात MQM है, तो लाजमी है उसमें लग ही रहा है कि गवर्नरशिप MQM के पास जाएगी। MQM के पास जाएगी तो MQM पहले से कह चुकी है कि ये कामरान टिसोरी कंटिन्यू करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि लेकिन वो उनके मामला तय नहीं हुए ना। अब तक ये ऐसा होता चल तो रहे वो हैं, अपनी सिर्फ जगह पे उनको है। मिनिस्ट्री अच्छा, पे एक उनका और चीज़ deadlock ये भी हो हो रही है कि कामरान साहब जो है ना वो काफ़ी चीज़ों में, मीटिंग्स में और इजलास में एक्टिव नज़र आ रहे हैं। गवर्नर हाउस में इजलास हो रहे हैं, सारी मुशावरत वहीं हो रही है। इसका मतलब खासी जो है ना उनकी इंटरफेरेंस भी है, लेकिन अभी नज़र भी असल आ में रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात से खफा है, जो गवर्नर तब्दील करने की बात हो रही है ना, उसमें वो पीपल्स पार्टी के सर्किल में हमारी भी बात होती है मुख्तलिफ लोगों से, तो वो ये इजहार करते हैं कि गवर्नर टोटल MQM की तरफ पॉलिटिक्स करता है, यानी MQM की हर एक्टिविटी में हिस्सा लेता है और गवर्नर को इस तरह नहीं होना चाहिए। मतलब एक इस तरह की भी एक राय नज़र आ रही है हमें। बहरहाल ये लेकिन पार्टी फिर वो देखिए वाले डॉक्टर गवर्नर, अभी आसिम तो को वो लाना वाली चाह बात रही है हैं। कि फिर आपको और- वो गवर्नर चाहिए जो आपको हर बात पे जवाब देते, मेरे पास इख्तियार नहीं है। आप डमी गवर्नर्स भी रख चुके और जो है ना अभी कुछ काम अगर एक्टिवली, चाहे वो सोशल वर्क हो चाहे किसी भी तरह का काम हो, कुछ पॉजिटिव सोसाइटी की तरफ अगर इनपुट जा रहा है तो वो अच्छा है, इसलिए हम सब अप्रिशिएट करते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आ जाएंगे। सैटरडे या संडे जो पार्टी है वो होती है, लेकिन इस तरीके के वो लोग, वो गैंग्स, वो बच्चे बच्चियाँ अपने अपने प्राइवेट फ्लैट्स लेके, छोटे घर लेके वहाँ पे जो ये नशे वाले, आइस वाले ख़ासकर जो लोग हैं, वो ऐसी छोटी छोटी हज़ारों पार्टियाँ होती हैं जो प्राइवेटली, जैसे आप जिसको कह रहे हैं ना, वो ख़ासकर ये जो नशे वाले जो आइस वाले हैं ना, ये अपना एक वो गैंग बनाते हैं छोटा सा, जिसमें ये 8-10 लोग होते हैं। वो एक जगह लेते हैं, वहीं पे ये अपने आते हैं, क्योंकि ये आइस करने के बाद इनको हाई म्यूज़िक चाहिए होता है, उसके ऊपर ये डांगे। मैं क्योंकि मेरे साथ एक तल्ख तजर्बा गुजरा है कि मैंने डिफेंस में एक फ़्लैट लिया, मेरे ऊपर इस तरह का एक ग्रुप था जिसने ये फ्लैट ले लिया था, और वो हर सैटरडे के दिन मुझे ऐसा लगता था कि छत गिरेगी और मेरे साथ मैं सोता वक्त ये ना हो कि बेड के नीचे मैं दब जाऊं, क्योंकि वो इतना उछलते थे। उसकी बड़ी कंप्लेन हमने करी, बड़ी मुझे बहुत मुश्किल से मैंने वो घर उनसे खाली करवाया। मालिक मकान उनका अच्छा था, लेकिन ये डिफेंस के हर दूसरे फ्लैट का एक
बड़ा एक मसला है, क्योंकि वहाँ आप जाएं तो आपको यकीनन पहले फैमिलीज़ को बुलाते हैं, देखते हैं जो ये किराए पे घर देने वाले हैं, बड़ी कोशिश होती है, लेकिन फिर भी ये इतने एक्टिवली काम करते हैं, फैमिलीज़ बना के सामने रखते हैं और पीछे से ये पूरा गैंग जो है ये पूरे डिफेंस के अंदर घूमता है और पहले 6 महीने कहीं, 3 महीने कहीं, इस तरीके से ये पूरे नहीं। अब इस पर जो है ना पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए। मंशियात का धंधा वैसे भी खाली डांस पार्टीज तक महदूद नहीं है, आपको हर जो है ना ब्रिज के नीचे इदारों तक मंशियात पहुंच गई है। और फिर ये जो आपने फायरिंग का जिक्र किया था, ये देखे ना इनकी उम्रें क्या थी, कॉलेज के लड़के थे ये जो आपको पार्टीज में नजर आ रहे हैं। तो आप ये फोकस करें, इंस्टीट्यूट के बच्चे बच्चियां गए थे वहाँ पर, ये 200 के करीब, ये करीब ही एक इंस्टीट्यूट है उसके साथ मिलके गए, लेकिन ये सब इशराफिया के लोग कह रहे हैं कि उनके बच्चे थे, जिसकी वजह से ये भाई बड़ी बड़ी गाड़ियां उन्होंने खड़ी की हुई हैं और उनके पास जो असला है वो कोई छोटी गन्स नहीं है, उन्होंने अच्छी खासी बड़ी गन्स लेके उनको फायर गार्ड्स के पास असला था वही, और ये तमाम वो लोग गए और अब तक खामोशी, सिर्फ 5 लोग, तो FIR में 200 लोगों का। और हालांकि नजर आ रहा है सामने वीडियो में सबकी शक्लें मौजूद हैं, आप क्लियरली उनको पकड़ सकते हैं और दिखा सकते हैं। बात वही है कि आप कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाते। मंशियात फरोशों के खिलाफ हर ब्रिज के नीचे आप कराची के देखें तो आपको जो है ना वो पड़े हुए लोग नज़र आते हैं। बहरहाल हम यहाँ पर जो है वो वक्फे का वक्त आ गया है और आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों आए और हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो जनाब अब हम आज के सेगमेंट में बात करेंगे कि जो किडनी स्टोन्स हैं वो क्यों होते हैं, उनकी वजूहात क्या हैं, जिसको हम आम जबान में पथरी कहते हैं, वो क्यों हो जाती है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसको किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। किन वजूहात की बिना पर होते हैं, क्या खाने पीने में कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है नमक का इस्तेमाल, छालिया, पान, इन चीज़ों के इस्तेमाल से किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, पानी कम पीने से हो जाते हैं, तो और क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे पता चल सकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सैयद फरहान अहमद साहब मौजूद हैं, आप कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं और साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं लियाकत नेशनल मेडिकल हॉस्पिटल में। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, जब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किडनी स्टोन्स बहुत कॉमन है, क्या इसमें एज भी इन्वॉल्व है? सिम्टम्स क्या हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स होते हैं? सही। अच्छा, अब इसमें जैसे आपने नाम लिया मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं और क्योंकि पाकिस्तान उन एरियाज़ में से है जिनका जहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो एक टेम्परेचर जिन एरियाज़ में ज़्यादा हो वहाँ भी स्टोन इंसिडेंस ज़्यादा है। पाकिस्तान में ओवरऑल 16% लोगों में स्टोन इंसिडेंस पाया जाता है, जो कि मुख्तलिफ़ एज ग्रुप के हैं उसमें यंग भी हैं, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, तो एज जो है वो वेरी करती है। अच्छा जी हाँ। और मेजर फैक्टर जो इसमें शामिल हैं उसमें एक तो पानी का, एक तो नाकिस पानी का इस्तेमाल, जो हमारे यहाँ बहुत सारे एरियाज़ में ऐसा है कि फ़िल्टर्ड पानी नहीं मिलता, जो मिलता है उसी पे गुजारा है, तो पानी के इस्तेमाल से होता है। ग़िज़ा की मुतवाज़न ना होने की वजह से होता है। बहुत सारी डाइट्स हैं जो बैलेंस नहीं करते, जैसे गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा है, फाइबर डाइट नहीं यूज़ करते, पानी कम पीते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टोन के इंसिडेंस की वजह बनती हैं, जैसे चॉकलेट का ज़्यादा इस्तेमाल है। इसके अलावा कुछ सब्ज़ियाँ हैं जिनमें टमाटर का आपने जिक्र किया है, छालिया से सच नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी सब्ज़ियाँ जिनमें ऑक्जेलेट का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो सब्ज़ियाँ या वो ग़िज़ा अगर ज़्यादा इस्तेमाल की जाए, पानी कम पिया जाए, तो उसमें ऐसा हो सकता है। अच्छा, आपने छालिया को बिल्कुल मना किया है। वैसे हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत आम है कि जो छालिया खाते हैं तो उससे पथरी हो जाती है, तो होती है नहीं होती, क्या होता है, और पथरी और किन चीज़ों से हो सकती है? जैसे आपने कुछ खानों का भी जिक्र किया, और कौन कौन सी चीज़ें जिनको अवॉइड करना चाहिए? अच्छा, अब स्टोन जो गुर्दे की पथरी है, इसमें ज़्यादातर जो किस्में पाई जाती हैं उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स हैं और यूरिक एसिड स्टोन्स हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट जैसा कि नाम से वाज़ेह है कि कैल्शियम सप्लीमेंट्स या कैल्शियम जिन डाइट्स में ज़्यादा है उनका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाए तो उसमें ऐसा हो सकता है। दूसरा, ऑक्जेलेट जो ग़िज़ाएँ कंटेन करती हैं, जैसे हमारे यहाँ कॉमन जो सब्ज़ियाँ हैं जैसे पालक है, पालक में इसका कंटेंट ज़्यादा होता है ऑक्जेलेट्स का। इसके अलावा आलू हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बच्चों में, बड़ों में, सब में। फ्रेंच फ्राइज़ हर जगह अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो इसको प्रिवेंट कर सकती हैं, जैसे पानी का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो, उनमें बचत हो जाती है। इसी तरह यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं जो कि गोश्त के ज़्यादा इस्तेमाल से बनते हैं, स्पेशली रेड मीट, जैसे जिसे हम बड़े का गोश्त कहते हैं,
उसमें यूरिक एसिड का कंटेंट ज़्यादा होता है, उसमें भी स्टोन इंसिडेंस बन जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों में ज़रूरी समझने वाली बात यह है कि ये सब खाना मना नहीं है, बल्कि अगर आप बैलेंस करें तो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। आपने खाने में गोश्त भी खाइए, आप सब्जियां भी खाइए, लेकिन पानी का इस्तेमाल अच्छा रखिए तो इंसिडेंस कम हो जाएगा। लेकिन आप बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा। तो ये जो छालिया ये क्यों कहते हैं, क्या वजह? छालिया का ऐसा कोई साइंटिफिक रीजनिंग नहीं है, ये बस वो एक कह लीजिए कि एक ख्याल है कि छालिया और पथरी क्योंकि वो शायद एक जैसी दिखती है और जो लोग खाते हैं उन्हें हो जाती है, तो शायद इस वजह से इसका कोई हो, लेकिन ऐसा मुझे कहीं इसका रोल मिला नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ ये कि आप कह रहे हैं पानी का इस्तेमाल अच्छा रखना चाहिए। पानी का इस्तेमाल अगर किसी को पथरी है या इस तरह के कोई सिम्टम्स भी हो या ना भी हो, तो कितना पानी जो है वो एक नॉर्मल किडनी को बचाने के लिए चाहिए होता है या अच्छा हेल्दी रखने के लिए चाहिए होता है? ये बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आउटडोर में काम करते हैं, बहुत सारे इंडोर में काम करते हैं, तो सबके लिए बराबर नहीं है, ठीक है। वैसे अगर आप देखें तो कहते हैं कि जी 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए एक आम आदमी को, जो कि नॉर्मल एवरेज हाइट और बिल्ड का हो। लेकिन अगर एक आदमी बाहर काम कर रहा है, मज़दूर है, मुशक्क़त का काम कर रहा है, एक ऑफिस में बैठे हैं, तो उसमें बड़ा फ़र्क है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें अपना यूरिन का कलर मॉनिटर करना चाहिए। अगर किसी का यूरिन का कलर बहुत डार्क है या हमेशा डार्क यूरिन ही आता है, तो ये वो लोग होते हैं जो अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट से कम पानी पी रहे होते हैं। सही बात है। तो इसका ख्याल रखेंगे तो फिर हम बैलेंस कर सकते हैं, वरना फिर अलग अलग है। और जनरली देखें तो एक 60 से 70 केजी के जो इंसान है उनको दिन में 8 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। और बच्चों में भी इसी तरह है कि आपको कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना है। बच्चे यूजुअली ज़्यादा पानी पी लेते हैं क्योंकि उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो वो गैर महसूस तरीके से पानी ज़्यादा पी रहे होते हैं, तो इसलिए वो बड़ों से ज़्यादा सेफ़ होते हैं। लेकिन अगर वो पानी फ़िल्टर्ड नहीं है तो फिर उन बच्चों में भी स्टोन के इंसिडेंट्स आ सकते हैं। आपने बताया जहाँ पर ऐसे इलाके हैं जहाँ साफ़ पानी नहीं मिल रहा, फ़िल्टर्ड वाटर नहीं मिल रहा, तो उस पानी को साफ़, जैसे हम पहले देखते थे बॉईल कर लेते थे, अगर अभी तो मिनरल वाटर की सप्लाईज इतनी बढ़ गई हैं कि हर जगह आरओ प्लांट्स लग चुके हैं अब तो, और कई जगह पर हमने देखा है कि NGOs ने भी लगवा दिए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी। लेकिन अगर फिर भी ना हो तो ये जो बॉयल करके पानी पीते हैं ये सेफ़ है? जी हाँ, बिल्कुल। एक बहुत आसान जो घर के तरीके हैं वो तो यही है, लेकिन बॉईल करने से भी बहुत बचत हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ मीठा पानी ही नहीं है। जैसे हमारा बलूचिस्तान का एक सेगमेंट है जहाँ पे चश्मे का पानी मिलता है। वो पानी बज़ाहिर बहुत साफ़ होता है, लेकिन उसमें नमकियात ज़्यादा होते हैं, इसे हार्ड वाटर कहते हैं। ठीक है, तो उसको फिर आप फ़िल्टर भी कर लीजिए तो वो उससे नहीं होता। उसको आप जब तक आप उसमें उसको हार्डनेस कम नहीं करेंगे तो इंसिडेंस ज़्यादा होगा। इसीलिए हमें ईरान से हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, अफ़गानिस्तान से और बलूचिस्तान रीजन से, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पानी का सोर्स वही है। किसी को जब ये होना शुरू होते हैं किडनी स्टोन्स, तो क्या सिम्टम्स आना शुरू होते हैं कि पहले ही पता लग जाए? एक वक्त आता नहीं कि बहुत ज़्यादा पथरी हो गई, अब पता लग रहा है जी, फिर उसका ऑपरेशन हो रहा है। सही। सबसे पहले जो सिम्टम्स आते हैं ना वो पेन हो सकता है पेट के अतराफ़ में, क्योंकि गुर्दे जो है ना वो पसलियों के नीचे थोड़ा लैटरल साइड पे यानी कि अतराफ़ की तरफ मौजूद होते हैं। तो इस तरफ दर्द का एहसास होना या कमर में दर्द होना या नाफ के नीचे के हिस्से में या मसाने के हिस्से में दर्द होना, पेशाब में जलन या तेज़ाबियत होना या खुदा न खास्ता खून आ जाए, तो ये वो सारी अलामात हैं जो स्टोन की तरफ इंडिकेट करती हैं। अच्छा, इसका इलाज क्या है? क्या आपको प्रॉपर ऑपरेशन पे ही जाना पड़ता है या ये मेडिकेशन से भी ख़त्म हो जाता है? बहुत सारे लोग बहुत सारे टोटके भी कर रहे होते हैं, ये भी कहते हैं कि खरबूजे का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी का, वाटर इनटेक, तरबूज वगैरह, तो इनसे फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल, वही जैसे हमने कहा कि ग़िज़ा में आप क्या बैलेंस कर सकते हैं, तो स्टोन को रिकरेंस को या उसके दोबारा होने को रोकने के लिए भी ज़रूरी है। और जो स्टोन बन गए वो अगर छोटे साइज़ के हैं, वो ऐसे हैं कि गुर्दे की नाली से गुज़र सकते हैं, तो वो पानी के अच्छे इस्तेमाल से, एक्सरसाइज से और कुछ दवाएं हैं जो कि स्टोन्स को निकलने में मदद देती हैं, उनके ज़रिए पास हो जाते हैं। लेकिन अगर वो स्टोन बड़ा है या स्टोन का बर्डन ज़्यादा है, वो गुर्दे में है और नाली बहुत बारीक होती है, तो वो उस तरह पास नहीं हो पाते। उसके लिए फिर हमें सर्जरीज़ की ज़रूरत पड़ती है या शुआओं के ज़रिए से, जैसे आम लोग लिथोट्रिप्सी कहते हैं। अच्छा। उनके ज़रिए भी स्टोन्स को तोड़ा जा सकता है। और अब पाकिस्तान में फ़ॉर्चुनेटली बड़े शहरों में वो तमाम सर्जरीज़ व तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो दुनिया में
स्टोन मैनेजमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो सारी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे करते हैं। रेशो कितना है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया या कम हुआ है? बढ़ गया है क्योंकि रीज़न हमारा जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, डाइटरी हैबिट्स हैं, हम जंक फूड पे ज़्यादा आ गए हैं, हम बैलेंस नहीं करते, पानी का यूजेज कम हो गया, तो उसी वजह से हमारा इंसिडेंस पहले से बढ़ गया। अच्छा, ये तो कोई भी स्टोन हो जाता है, होने में मतलब एक प्रोसेस होगा ना, कितना टाइम लगता है? कि फॉर एग्जांपल 6 माह में होता है, 1 साल लगता है, कई सालों बाद लोगों को पता लग रहा होता है, ये कितने पुराने हो सकते हैं जो एक वक्त पे आके आपको ट्रिगर करते हैं, ये क्या इसका प्रोसेस होता है? जी, इसका प्रोसेस ऐसे है कि ये गुर्दे का एक फंक्शन यूरिन यानी खून को फ़िल्टर करता है। ठीक है, जब नमकियात ज़्यादा होती हैं तो वो फ़िल्टरेशन के दौरान वो नमकियात गुर्दे के उन चेम्बर्स में जमा हो जाती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता स्टोन्स बन जाती हैं। तो वो ये प्रोसेस 6 महीने से साल के अंदर होता है। जैसे एक मरीज़ है जिसको स्टोन था, आपने क्लियर कर दिया, तो रिकमेंडेशन ये है कि उसे 1 साल से लेके 5 साल के अरसे में दोबारा स्टोन बन सकते हैं। तो वो बनने का प्रोसेस जो है वो स्लो होता है, वो लोग जो ख्याल कर रहे होते हैं, लेकिन जो बिल्कुल एहतियात नहीं करते उनमें ये स्टोन 6 महीने में भी दोबारा बन सकते हैं। सही है, कॉलर भी हैं हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हो, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मुझे तकरीबन 4 साल हो गए, मेरे राइट साइड, हेलो जी फरमाइए। मेरे राइट साइड जो है ना शदीद पेन होता है पसली में। तो मैंने कोई डॉक्टर, कोई टेस्ट, कोई रिपोर्ट नहीं मैंने चेक कराई। मैंने तकरीबन हर एक डॉक्टर के पास गई, कराची में बड़े से बड़े डॉक्टर के पास गई, लेकिन इसका डॉक्टर भी इसको हार गए तकरीबन। मैं तो यकीन जाने, मैं तो रो के रात को जो है ना मैं दुआ करती हूँ अल्लाह के आगे कि ये मेरा दर्द क्यों नहीं सही हो रहा। मेरी शदीद पेन होता है ये मेरी पसली में, राइट साइड में। अच्छा, हमारे साथ कॉल पे हैं डॉक्टर साहब, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज, अगर इनसे कुछ पूछना है क्या? जी पूछें। अच्छा, यास्मीन नाम मेरा। जी मिस रिफत, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो अल्ट्रासाउंड हुआ था या कोई टेस्ट हुआ था उसमें उन्होंने बताया था कि स्टोन है, पथरी है, या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई? नहीं, स्टोन का किडनी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको दर्द जो होता है वो एग्जैक्टली उसी जगह होता है जहां आपको लगता है कि ये गुर्दे में है? जी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो साइड्स में पेन होते हैं ना, उन्हें मरीज़ ये समझते हैं कि गुर्दे में ही दर्द हो रहा है। तो बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो आते ही पहली बात ये कहते हैं मेरे गुर्दे में दर्द है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मस्कुलर पेन भी होते हैं, इसी तरह मोहरों की तकलीफ़ें भी इसी तरह प्रेजेंट करती हैं, पट्ठों के दर्द भी इसी तरह प्रेजेंट करते हैं। ख़वातीन में भी, मर्दों में भी ऐसा होता है कि मोहरों की वजह से पट्ठों के दर्द एग्जैक्टली सेम लोकेशंस पे होते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में कोई ऐसी वजह नज़र नहीं आई, सीटी स्कैन में नज़र नहीं आई, तो फिर गुर्दे की पथरी या गुर्दे की दर्द को उससे एक्सक्लूड कर देना चाहिए। फिर उनको मोहरों के डॉक्टर को, या फिर जिसे हम रूमेटोलॉजिस्ट कहते हैं जो जोड़ों के अमराज के हवाले से दिखते हैं, उनसे रब्ता करना चाहिए। बहुत सारे लोग इस तरह। एक और कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मंजूर लेखो निजबुल्लारी स्पोर्ट्स सिटी एट 10। कैसे हैं रिंशा जी? ठीक है, आपकी कॉल सुनते हैं तो बड़ा मजा आता है। आप बताएं, आप कैसे हैं? आज मजे की बात आपको बताऊं, एनर्जी लेवल इसलिए जरा हाई है कि जबरदस्त किस्म का नाश्ता था, पायों के साथ और खूबसूरत नान तेल वाले। अच्छा, ये बताएं, पाए और नान खा लिया आपने, लेकिन यहाँ जो हम बातें करते रहते हैं कि भाई हेल्दी नाश्ता करें, उसके बाद आपने कुछ वॉक किए, कोई एक्टिविटी की है कि नहीं की है? रिंशा जी, पहली बात तो ये है कि मैं तो कुछ डर भी गया था। मैं क्योंकि प्रोग्राम सुन रहा हूँ, डॉक्टर साहब की मैंने बातें सुनी है। मैं तो थोड़ा सा परेशानी में आ गया हूँ कि हम तो यहाँ हेल्दी नाश्ता जो है ना इस तरह का करते हैं, और कुछ हेल्दी नाश्ते ऐसे भी होने चाहिए कि जो कि हमारी बॉडी को जो है ना थोड़ा सा ताकत दें या उसके लिए बेहतर हो। मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा। सबसे पहले डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं मंजूर साहब? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2 मसले मेरे इससे है जो अभी आप बात कर रहे थे कि जी रीढ़ की हड्डी की और पट्ठों की वजह से भी आपको ऐसे लगता है जैसे किडनी में तकलीफ है। मेरा एक्चुअली बेसिक जो काम है वो ड्राइवरिंग का है, जो 7-7 8-8 घंटे मुझे गाड़ी चलाना पड़ती है ना। तो जब मैं नीचे उतरता हूँ सीट से 2 घंटे, आधा घंटे के बाद, तो मेरी पूरे जो बॉडी की बैक साइड है, गुर्दों के आसपास
शदीद किस्म का मुझे पेन होता है और मुझे यूरिन में भी प्रॉब्लम आती है बार बार। क्या इसकी क्या वजूहत हो सकती है कि आया किडनी अफेक्टेड हो रही है इस बात से या नहीं? प्लीज जरा बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल आपका सवाल बहुत वैलिड है और इसका ज़्यादा रीज़न तो ये है कि आपकी ड्राइविंग ज़्यादा है। ठीक है, तो जो लोग गाड़ी इतना मुसलसल चलाते हैं तो उनका पोस्चर की वजह से उनको पेन हो रहा होता है। दूसरी चीज़, आपका ड्राइवर जो हमारे मेन लाइन के ड्राइवर्स हैं या बड़े रूट्स पे गाड़ियाँ चलाते हैं, इनका भी खाने में अगर आप देखेंगे ना तो इनका गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ये लोग भी डाइट बैलेंस नहीं करते। तो अगर आपका भी इसी तरह गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा है और पानी का इस्तेमाल कम है तो ये दर्द स्टोन्स की वजह से भी हो सकता है। और दूसरा फिर वही जैसे हमने बात की कि मोहरों के या पट्ठों के दर्द वो पोस्चर की वजह से हो सकते हैं, आपकी एक्सरसाइज नहीं है, वज़न ज़्यादा है तो उस सूरत में हो सकता है। गोश्त से जैसे हमने कहा कि यूरिक एसिड से स्टोन्स बन सकते हैं, उसी तरह यूरिक एसिड से मोहरों की शिकायत, जोड़ों के दर्द भी आ सकते हैं। और जिनको इस तरह की कंप्लेंट हो वो अपना यूरिक एसिड टेस्ट भी करा सकते हैं, बहुत इजीली अब तो हो जाता है और अवेलेबल भी, और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी चल जाती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सैयद फरहान साहब, आपने वक्त दिया, आपकी आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। हम यहाँ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद वापस होंगे अपने अगले सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं और वो जो ट्रॉमास होते हैं बच्चों के साथ, हम सिर्फ समझते हैं कि जी सेक्सुअल अब्यूज़ अगर की जाए या बच्चों को जो है वो सेक्सुअली या हरास किया जाए तो ही उनके साथ ट्रॉमास चल रहे होते हैं, वो जो कि आगे ताहयात जो है कंटिन्यू हो रहे होते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ऐसा है या फिर ये जो है वो पेरेंट्स के बिहेवियर्स, एटीट्यूड, घर में होने वाली चीज़ें, जैसे हम बच्चों को बहुत ज़्यादा खौफ दिला रहे होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों से। डार्क रूम्स हमने बच्चों को बताया होता है कि जी डार्क रूम में बंद कर देंगे, अंधेरे वाली जगह पे छोड़ देंगे, वो बाबा आ जाएगा तो तुम्हें ले जाएगा, और हम इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम बहुत आराम से बहुत मज़े से कह देते हैं बच्चों को, और हम ये समझ रहे होते हैं कि शायद इसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर ऐसा नहीं आएगा, बच्चा है भूल जाएगा। लेकिन क्या वो वाकई भूल भी पाता है या नहीं पाता, और उसका असर बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर, बच्चों के जहनों के ऊपर क्या होता है, आज हम इस पर बात करेंगे। और साथ साथ बच्चों का जो मेंटल हेल्थ है उसको कैसे अच्छा रखना है, उसको कैसे बेहतर बनाना है, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको वेलकम करते हैं शो में। ताहिरा बानो हमारे साथ हैं और साथ साथ डॉक्टर मरियम मोतीवाला भी आज हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। आप दोनों का वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू रमशा, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। तो ताहिरा, सबसे पहले हम जब ये, जैसे मैंने भी इंट्रो में भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें हमारी रेगुलर प्रैक्टिसेस का हिस्सा होती हैं, तो क्या वो ट्रॉमास को लीड कर रही होती हैं? कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चों को ट्रिगर करती हैं? देखें, इसमें मैं बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि अमूमन जब हम एडल्ट टॉक कर रहे होते हैं, आपस में बड़े लोग तो आपस में बात कर रहे होते हैं, तो हम बड़े मोहतात रह के बात करते हैं, लफ्ज़ों का चुनाव हम बड़ा महज़िब उठाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जी सामने वाला सुन रहा है, जज कर रहा है। वही कम्युनिकेशन जब हम किसी बच्चे के साथ कर रहे होते हैं तो हम बड़ा केयरलेस बिहेव करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि या तो इसको समझ नहीं आएगा या ये भूल जाएगा या इसका कोई इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। हालांकि ये बिल्कुल उल्टा है। जब हम दो महज़िब या बड़े लोग बात कर रहे होते हैं, उम्र में बड़े लोग बात कर रहे होते हैं, तो आप दूसरे से सीखते नहीं हैं। आपको बड़े अच्छे से पता होता है कि आपने क्या सीखना है, किस चीज़ का असर लेना है, किसका असर नहीं लेना। लेकिन यही चीज़ जब हम बच्चे के बारे में बात कर रहे होते हैं तो बच्चा बड़े की हर बात का असर लेता है। आप बहुत आम सी मिसाल ले लें कि बच्चा फ़ौरन से जो सुनता है, जो वर्ड सुनता है, उसको पिक करके रिपीट करना शुरू कर देता है। हमने बहुत सारी मिसालें ऐसे देखी कि अगर माँ ने बच्चे को मारा है, अपना गुस्सा डिस्प्लेस किया है या उसको किसी चीज़ से डराया है, तो उसी बच्चे ने छोटे बहन भाई को, या अगर उसके पास कोई गुड़िया थी, कोई भालू था, कोई खिलौना था, उसके साथ वही रवैया रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ हमें ये बताती है कि बच्चे भूलते नहीं हैं, और ऐसा नहीं होता कि बच्चों पर असर नहीं आता। सो अगर आप अपने बच्चे को किसी भी ऐसी चीज़ से डरा रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जो उसकी जहनी सेहत के लिए ठीक नहीं है, चाहे वो डार्क रूम हो, हमारे बड़ा कॉमन होता है, इसको अल्लाह बाबा को दे दो, इसको बाहर फेंक दो, इसको बाथरूम में बंद कर दो, बाबा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। Exactly. मुझे ऐसा लगता है ये सवाल ऐड कर दें ताहिरा, हम जो डरा धमका के उनको सुला लेते, अगर तुम नहीं सोए तो ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो क्या वो भी ठीक है? नहीं, वो जिस स्टेट में सोता है, जो आखिरी ख्यालात थे, इसको हम बिल्कुल अपने ऊपर रख के देखते हैं कि आपका जो सोते हुए आखिरी मूड होता है या जो ख्यालात होते हैं, आप उठते उसी एनर्जी में। सो अगर आप रात में कुछ ऐसा सोते हुए सोए हैं जो डिप्रेसिंग था, तो जब आप अगले दिन उठेंगे तो आपकी एनर्जी बड़ी लो होती है, आपको पहले से ही उठते ही थकन सी महसूस होती है।
बच्चे का भी ऐसा ही होता है, आपने उसको डरा धमका के सुलाया था तो सुबह जब वो उठेगा तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है शऊरी तौर पे आपको वो रवैया नज़र ना आए, लेकिन उसके लाशऊर में वो चीज़ें, वो बातें रहती हैं। इसीलिए कहते हैं कि बेड टाइम सोने से पहले और उठने के फ़ौरन बाद बहुत बेहतर ही होता है कि आप अपने बच्चे से मस्बत बातें करें, जिनको हम अफर्मेशंस कहते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस है। आपने बच्चे से कहा कि तुम अच्छा दिन गुजारोगे या तुम अच्छे से नींद करोगे, तुम अच्छे बच्चे हो, जो भी उसके रवैये में आप तब्दीली चाहते हैं आप उसके बारे में बात करें। हमारा लाइफ में या बच्चों पे फोकस ज़्यादा इस बात पे होता है जो हम नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि तुम इस वक्त जागो, हम नहीं चाहते कि तुम ये करो, हालांकि आप चाहते हैं कि वो सो जाए। तो आप इसके ऊपर अगर फोकस करेंगे तो आपको बड़े खातिर खान नताइज देखने को मिलेंगे। अच्छा, हम ये भी चीज़ देखते हैं डॉक्टर मरियम कि बच्चों को हमने ये, क्योंकि सुलाने की भी बात हो रही तो फिर ये चीज़ मिस हो जाएगी कि बच्चों को जी मार कुटा के भी सुला रहे हो। बिल्कुल। 2 थप्पड़ लगाया, बच्चा सो गया रो धो के और अम्मा की जान छूट गई है। अब उसका इम्पैक्ट होता है या वो टेम्परेरी, आपने मारा वो सो गया तो अब उठता है तो वो बच्चा भूला हुआ तो होता है, उसको याद नहीं होता मैं पिट के सोया था, लेकिन क्या इम्पैक्ट रखता है या नहीं रखता? इम्पैक्ट बिल्कुल रहता है, क्योंकि जाहिर है जिस तरह तारा ने कहा कि जिस स्टेट में वो सो रहा है, वो रोते रोते सो रहा है, वो खौफ में सो रहा है, वो सोएगा। फिर अगर बच्चा रात में रोना शुरू कर दे तो माँ को होता है कि ये तो रात में रो रहा है, उठ रहा है, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये उसी का असरात हो सकता है। बच्चा जिस स्टेट में, देखिए उस वो रोएगा, वो जिस स्टेट में सोएगा वो अनकंफर्टेबल ही सोएगा। फिर माँ कंप्लेन करती है कि बच्चा पूरी रात सोया नहीं, वो उठ के रो रहा था, वो कर रहा था। फिर आप देखें जब वो सुबह उठता है स्कूल के लिए तो मूड ऑफ होता है, उस वक्त भी बच्चे ज़्यादा रो रहे होते हैं तो उनको होता है कि शायद नींद आ रही है बच्चे को या उसको स्कूल नहीं जाना है, नॉट नोइंग कि उसका असर था जो उसने नींद में लिया है। क्योंकि अगर वो एक स्टेट में सो रहा है, जिस स्टेट में बच्चा सो रहा है, वो विजिलेंट स्टेट में सो रहा है या एक खौफ के स्टेट में सो रहा है, तो वो उठेगा भी उसी स्टेट में, क्योंकि उसको वो काम डाउन होने का मौका नहीं मिला। तो जिस स्टेट में बच्चा सोता है वो उसी स्टेट में उठता है। अगर डर के खौफ में सोया हुआ है तो वो उसी डर खौफ में उठेगा और उसका पूरा दिन फिर वो उसी तरह चलता है। और फिर मदर्स को ऐसा होता है कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों चिड़चिड़ा हो रहा है, क्यों उसका दिल नहीं लग रहा, क्यों वो सही रह नहीं पा रहा है। तो ये सारे उन्हीं के असरात चल रहे होते हैं। अच्छा, ये जो वॉशरूम्स में बंद करना है, स्टोर में बंद करना है, डार्क रूम्स या अंधेरे वाले कमरे में जी छोड़ आएंगे और वहाँ पर ऐसा हो जाएगा और बंद भी कर देती हैं ख़वातीन, एक लेवल पे पॉइंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आता है, तो ये किस हद तक, क्योंकि मैं इस चीज़ से इसलिए रिलेट करती हूँ कि मुझे जो ना इस तरह की दबी दबी घुटी घुटी जगहों से ना बहुत ज़्यादा एक अजीब सी उलझन सी, अंधेरा हो जाएगा तो मुझे उलझन होगी कि क्यों है। तो मैं सोचती हूँ कि यार बच्चे कैसा एंजाइटी में फील करते होंगे कि अगर आपने उसके साथ, हम बड़े होके जब इस चीज़ को नहीं कर पा रहे होते हैं तो ये बच्चों के लिए कितना जो है वो मुश्किल हो जाता है। दिस इज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग, क्योंकि देखिए जब बच्चा रो रहा होता है या उसको समझ अंदर बच्चे डोर नॉक कर रहे होते हैं, मुझे तो मेरा तो दिल दहल जाता है कि कैसे आप कर सकते हैं। उस वक्त जब बच्चा देखिए इमोशंस वो अपने कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो जब वो इमोशंस नहीं कंट्रोल कर सकता तो उस वक्त उसको अपना एक जो बाहिमी केयर गिवर होता है, जो माँ होती है, उनको वो चाहिए होती है। तो जब आप उनको एक कमरे में बंद कर देते हैं तो वो उनका जो माइंड होता है वो एक डर खौफ में बैठा हुआ होता है। जब उनको माँ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कंफर्ट की ज़रूरत होती है, उनको वो बंद कमरों में डाल देते हैं और तब वो उसके आहिस्ता आहिस्ता वो पैटर्न बैठने लगता है। और जब वो बड़े होते जाते हैं तो बोलते हैं अरे तो जैसे बंद कमरों से खौफ आना, अरे कुछ लोग होते हैं जो इतने बड़े हो जाते हैं लाइट ऑन करके सोते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन में साथ उनके साथ ये खौफ वाला जो है सिनेरियो हुआ होता है। तो हमें लगता है कि बच्चे को हम सुधार रहे कर रहे, लेकिन वो उनके लिए और ट्रॉमेटाइजिंग होता है। बिल्कुल ऐसे ही। क्या आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि एक तो ये हो गया कि वो बच्ची से डरना शुरू हो गया। दूसरा, आपने बगैर जाने वे लाशौरी तौर पे बच्चे को ये सिखा दिया कि अगर कोई आपके पास रोता हुआ आता है कंफर्ट के लिए तो उसको कंफर्ट देने के बजाय आपने अपने आप को सेपरेट कर लेना है। आप हमारे यहाँ देखें, स्पेशली हम यहाँ पे अगर मर्द हजरात की बात करें तो उनको बचपन से ये सिखाया जाता है, वो केयर गिवर वाला रोल नहीं प्ले कर पाते, क्योंकि बचपन से हुआ कि हमने उसको कहा कि लड़के रोते नहीं है, अगर तुम रोगे तो बाथरूम में बंद करेंगे, अगर तुम ये करोगे तो ये करेंगे। पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट भी हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लड़कों को पनिश किया जा रहा होता है। लड़कियों को थोड़ा सा पैसे देते हैं, थोड़ा कम पिटती हैं, वो फिर कहते हैं कि जी नेचुरली थोड़ी मासूम और शरीफ हैं। लड़कों को या बेटों को जो है वो माएँ ज़्यादा पीट रही होती हैं या ज़्यादा सज़ाएँ देती हैं।
वही चीज़ आपकी सोसाइटी में बाद में जाके भी रिफ्लेक्ट होती है। एक तो ये चीज़ है कि वो खुद डरना शुरू हो गया, दूसरा ये हुआ कि उसको अपने इमोशंस रेगुलेट करने नहीं आए, तो उसको दूसरे को भी कंधा देना नहीं आया। उसको तो आपने यही सिखाया ना कि अगर आपके पास कोई रोता हुआ आता है तो भाई आप इसको शट कर दें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसको कैटर करना, उसको कंफर्ट करना, उसको एक सब्स्टिट्यूट करना कि ठीक है अगर तुम्हें इस बात पे रोना आ रहा है तो मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ, मैं तुम्हारा दुख बांटने के लिए तैयार हूँ। तो ये चीज़ आपको रमशा आज हमारे माशरे में भी नजर आएगी कि हमारे अंदर ये चीज़ है ही नहीं। उमन बीवियां रो जाती हैं, समझ नहीं आता, कहते मुझे तुम्हें चुप कराना नहीं आता, चुप हो जाओ। ये तुम हर वक्त रोती हो, देखा हर वक्त तुम रोती हो, मैं आंसू बहा लेते, तो इसमें क्या लाइक लोगों को नहीं समझ में आ रहा। तो आपकी बात बहुत वैलिड है। प्रोसेस करना हमने सीखा ही नहीं है ना। और हम बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चुप हो जाएं, जब हमने उनको आता ही नहीं है, उनको अपने आप को रेगुलेट करने नहीं आता, अपने आप को काम डाउन करने नहीं आता, क्योंकि उनका माइंड ही इस तरह डेवलप नहीं हुआ है। और हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं अब तुम रोगे तुम्हें और थप्पड़ पड़ेगा, अब तुम रोगे चुप हो जाओ। हम उनको और चुप कराने, कंफर्ट देने के बजाय और धमका रहे होते हैं। तो वो और अच्छा, लेकिन बच्चे भी बड़े शरारती होते हैं ना, वो ये करते हैं कि देख रहे हैं कि माँ कंट्रोल कर रही है। मेरा भी एक बेटा है, तो मैंने इस वक्त बहुत रिलेट किया कि एक पॉइंट पे आके मैं कहती हूँ यार बस अब चुप हो जाओ वरना जरा मुझे और गुस्सा आएगा। तो लाइक क्योंकि वो देख रहे हैं कि अगर अम्मा जो है वो ज्यादा प्यार कर रही हैं या आप उसको कंट्रोल किए ही जा रहे हैं, तो वो और ही फैलने शुरू। क्योंकि देखिए वो एक अटेंशन सीकिंग का बिहेवियर होता है, मुश्किल हो जाता है उसको ज़रा, क्योंकि देखिए वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है। इवन अ नेगेटिव अटेंशन इज एन अटेंशन, क्योंकि बच्चे को पता है कि वो ज्यादा रोएगा तो माँ मुझे कंफर्ट करेगी, तो इसलिए वो और उसने लर्न कर लिया उस चीज को। तो इसीलिए जब आप ज्यादा रोएगा तो आप उसको कंफर्ट करेंगे, उसको मजा आ रहा है, उसको आपका वो टच अच्छा लग रहा है, उसको आपका वो प्रेजेंस अच्छी लग रही होती है। और ये इसलिए लग रहा होगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं मिसिंग होगा। हो सकता है। अब सवाल तो यहाँ पर ये भी ना कि देखिए बच्चों की मेंटल हेल्थ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इस चीज़ को भी हमें शामिल करना होगा कि ये जो फिजिकल टच हैं ये कितना मैटर करते हैं बच्चों के। और हम समझ रहे होते हैं कि जी अब बच्चा जब गोद से निकल गया, 1-1.5 साल का हो गया, क्योंकि अब वो इतना गोदों पे डिपेंडेंट नहीं होता, क्रॉल एंड वॉक करना शुरू कर देता है। 1-1.5 साल तो रमशा फिर भी अब ज़्यादा बताइए। हमारे तो बच्चा पैदा होता है आपको सब कहना शुरू कर देते हैं इसको ज़्यादा गोद में नहीं लेना। अब देखिए आदत नहीं बनानी चाहिए, ऑब्वियसली आप उसको 24 घंटे गोद में ही सुला रहे हैं, वो उस तरह से नहीं बढ़ेगा। लेकिन कंफर्ट तो वो उसको तो आते सिर्फ फिजिकल टच ना, जब वो माँ के पेट में था तो उसने सिर्फ वही एक टच सेंस किया हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ जो आप बात करी थी मेंटल हेल्थ की, जब हम बात करें तो माँओं की मेंटल हेल्थ पे बात करना वो तो बहुत अलग बात चली जाएगी। ये बहुत लेकिन वो भी इतनी ज़रूरी है कि आपको पैदा करते ही सब बताना शुरू कर देते हैं कि जिसको ज़्यादा गोद में ना लो, इसको नीचे लिटा दो, इसको ये कर दो, ये रोए तो इसको थोड़ा रोने दो, फेफड़े खुलेंगे। तो वो चीज़ आपको इतनी शुरू से इतना आपके अंदर बना दी जाती है कि आपको अपना बच्चा उठाते हुए भी एक प्रेशर फील होता है कि यार मैं इसकी कहीं आदत ना बिगाड़ दूँ। हालांकि फ़िज़िकल टच जो है वो फॉर्म ऑफ लव है। आप कभी खुद भी देखें, जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी से गले मिलते हैं तो हमें वो एनर्जी फील होती है। कुछ लोगों से मिल के आपको बड़ा अच्छा लगता है। आप कहते हैं कि अभी तक साइंटिफिकली भी प्रूव है कि अगर आप माँ से बात करते हैं या माँ के गले लगते हैं, चाहे आप उम्र के किसी भी हिस्से में हो, तो उसका एक बड़ा कामिंग इफेक्ट है। तो उसी चीज़ को आप प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। तो हमारे यहाँ फिजिकल टच 2 वजह से मिसिंग है। एक तो आधी से ज़्यादा माएँ जो है वो मसरूफ़ हैं, चाहे वो घर के काम हो चाहे वो बाहर के काम हो। और दूसरा ये कि वो एक अनसर्टेन प्रेशर है कि मैं ना बच्चा बिगाड़ ना दूँ। तो वो बच्चे हम ना प्रोजेक्ट की तरह लेते हैं, तो उसको बिगाड़ ना दूँ इसलिए आप उसको कभी गोद में भी ज़्यादा नहीं ले रहे होते। क्योंकि यही आता है ना कि अगर ज़्यादा आपने प्यार कर दिया तो बिगड़ जाएगा, ये कर लियाएगा, बिगाड़ रहे हो, ज़्यादा इसके साथ बैठ के बातें क्यों कर रहे हो, ज़्यादा उसके साथ खेल क्यों रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो फैमिली प्रेशर में भी आता है। और जब वो बच्चे को लव और कंफर्ट ही नहीं मिल रहा है तो तब वो इट लीड्स टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स व्हेन दे आर अडल्ट्स। तो जो एज बच्चा जब वो एक सिक्योर बेस में रहेगा, एक सिक्योरिटी उसको मिलेगी, तो आगे जाके उसके सारे रिलेशनशिप, सारे मामला सिक्योर होंगे। अच्छा, जब बच्चों की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है या हम जो ट्रॉमास की भी हम बात करते हैं कि जिन ट्रॉमास में बच्चे चले जाते हैं, वो सेक्सुअल जो अब्यूज़ हो, हैरेसमेंट हो, माँ बाप की सेपरेशन हो, मार कुटाई हो, डार्क रूम हो, इन सब को ऐड कर लें तो इन सबको निकालने का उनकी ज़िंदगियों से कितना वक्त चाहिए होता है, उनके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, उनको किस तरह से जो है ना आप लोग डील करते हैं। फर्स्ट यू एंड देन मरियम आप भी बताइएगा। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुछ तो जो हम जैसे PTSD की बात कर रहे हैं, ट्रॉमेटिक इवेंट्स की बात कर रहे हैं, फैमिली में किसी की डेथ हो गई, पेरेंट्स में सेपरेशन हो गई, ये वो चीज़ें जो ट्रॉमेटिक इवेंट होते हैं जिसके नतीजे में PTSD सामने आता है। बड़ों में मुख्तलिफ तरीके से मैनिफेस्ट करता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है, किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद आपके अंदर जो तब्दीली आती है, बड़ों में वो डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट करती है, बच्चों में वो मुख्तलिफ तरीके से करती है। वो तो बड़ा एविडेंट है, ठीक है, आपको पता लग गया कि लाइफ में ये इवेंट हुआ, उसके बाद ये चीज़ आई। बहुत सारे लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारे ऑटिज़म की बात कर लें, हम ADHD की बात कर लें, तो सबके लिए पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो असेसमेंट है
कि आप उसको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जब हम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ढूंढने निकलते हैं तो उनकी तादाद निस्बतन बहुत कम है, लेकिन उसकी बच्चे की असेसमेंट होना, अच्छा PTSD में असेसमेंट ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि जो अगर आपको लग रहा है कि किसी सर्टेन इवेंट की वजह से आपके बच्चे के अंदर कोई रवैये में तब्दीली आ रही है, वो रोते हुए उठ रहा है, उसकी एपिटाइट में कोई फ़र्क आया है, उसका वज़न बहुत जल्दी गिरना शुरू हो गया है या बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, तो ये दोनों अलामतें होती हैं स्ट्रेस की। या उसने खाना खाना बिल्कुल कम कर दिया है या बहुत ज़्यादा कर दिया है। ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें वो पहले बहुत बढ़ चढ़ के दिलचस्पी लेता था, अब आपको लग रहा है कि नहीं ये बिल्कुल भी नहीं ले रहा। तो ये सारी वो चीज़ें होती हैं, दोस्तों से मिलना, उठना बैठना, एक एक चीज़ में फ़र्क आता है। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे में ये तब्दीली आ रही है तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं। अगर वो अंडर द एज ऑफ 13 या 15 है, अगर वो उससे बड़ा है तो ऑब्वियसली आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भी लेके जाते हैं जो टीन्स को डील करते हो। जब हम असिस्मेंट की बात करें या हम थेरेपी की बात करें तो थेरेपी जो है वो यूजुअली 8 to 10 सेशंस के अंदर आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है। मैं उसको बेहतरी इसलिए नहीं कहूँगी कि एट टाइम्स हमारा बेहतरी का पैमाना अलग होता है, थेरेपिस्ट का डिफरेंट होता है, क्लाइंट का अलग होता है, लेकिन 6 से 8 सेशन में आपको तब्दीली दिखना शुरू हो जाती है। देखिए बहुत दफ़ा जब हम किसी ट्रॉमा पे काम करते हैं, मैं और आप भी अगर अपनी ज़िंदगी के किसी फेलियर पे, किसी लॉस के ऊपर काम शुरू करते हैं तो वो पहले ही दिन से तामीराती नहीं होता, पहले बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ होती है, फिर आप उसको दोबारा से रेनोवेट करते हैं। तो इमोशंस का भी ऐसा ही होता है कि ऐसा नहीं होता कि आपका बच्चा आज सेशन में गया तो कल आप एक्सपेक्ट करें कि उसके अंदर बिल्कुल तब्दीली आ जाएगी। अनफॉर्चुनेटली जो भी खामियां आती हैं या जो कमी आती है या जो स्ट्रेस आता है वो एक बहुत लंबे टाइम के बाद आता है, लेकिन जब हमारे पास लोग थेरेपी में आते हैं तो उनकी तवक्को ये होती है कि 2 सेशन में 3 सेशन में बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। उसके बाद अगर नहीं होता या तो वो थेरेपिस्ट बदल लेते हैं या वो थेरेपी क्विट कर देते हैं। आपको कहते हैं कि नहीं हमने ये करानी नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कंसिस्टेंट जाते भी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि लोग उसको अंडरस्टैंड ही नहीं करते हैं कि हमें कब जाना है। इस पे भी हम बात करेंगे कि ट्रॉमास को अंडरस्टैंड और पकड़ा कैसे जा सकता है, कि कौन पकड़ेगा, घर में माँ देखेगी, कौन देखेगा, कैसे पता चलेगा, और ट्रीटमेंट क्या है, थेरेपी क्या है, इस पर भी बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदी। तो जाने से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि ये बच्चों के जो ट्रॉमास हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि यार इसके साथ ये है, ये इस प्रॉब्लम में, जैसे आपने भी अभी कुछ सिम्टम्स बताए, खाना नहीं खा रहा, एटीट्यूड में डिफरेंस नज़र आ रहा है, चीज़ें हैं, लेकिन हम ये कह रहे होते हैं कि यार शायद बीमार हो गया है या जो है ना खुश नहीं है, नज़र लग गई है, हाँ ये सारी चीज़ें। तो कौन सी की फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर माँ को या बाप को नज़र रखना ज़रूरी है, घर वालों को नज़र रखना ज़रूरी है, और फिर वही वाली बात कि ट्रॉमास को आप किस तरह से कहती हैं डील करना? की फैक्टर्स बेसिकली ये होते हैं कि जो भी केयर गिवर है बच्चे का, वो ज़ाहिर है बच्चा अगर पहले बहुत खेलता कूदता था, अब वो खेल नहीं रहा है, खाना कम खा रहा है, ज़्यादातर अपने कमरे में बैठा हुआ है, सो रहा है, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा है, पहले लोगों से घुलता मिलता था अब नहीं मिल रहा है, तो ये एक कंसर्निंग फैक्टर्स हैं घर में। स्कूल में फैक्टर्स ये हो सकते हैं कि बच्चा जो है अगर बुली हो रहा है स्कूल से, तो टीचर्स को ऑन बोर्ड देखना चाहिए कि क्या बच्चे के साथ कोई ज़्यादती तो नहीं हो रही है स्कूल में, उसका दिल नहीं लग रहा है पढ़ाई में, बहुत पहले ज़हीन था अब नहीं लग रहा है, फ्रेंड्स पहले होते थे अब वो कोने में बैठा हुआ है, तो पेरेंट्स और टीचर्स जो है वो ज़ाहिर है वो ऑन बोर्ड होते हैं। फिर जब हमारे पास थेरेपी में आते हैं, बच्चे को लेके आते हैं, तो सबसे पहले जब हम बच्चे के साथ काम कर रहे होते हैं तो हमें पेरेंट्स को साथ ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। तो द थेरेपिस्ट, द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड आर वर्किंग एज अ टीम, क्योंकि थेरेपिस्ट के पास देंगे 1 घंटा है, बाकी 23 आवर्स वो अपने खुद के इन्वायरमेंट में है। हाँ, अगर ट्रॉमा जो है वो पेरेंट्स की तरफ से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि तो फिर हम पेरेंट्स की साइको एजुकेशन करते हैं, उनको बड़े प्यार मोहब्बत से समझाते हैं कि देखें कभी कभी आपको इन्वायरमेंट भी चेंज करना पड़ता है, अगर आप बच्चे को तब्दीली ला रहे हैं तो अपने भी रवैये में थोड़ी तब्दीली लेके आएँ, थोड़े प्यार मोहब्बत से फ़िलहाल चलें। तो ये की फैक्टर्स होते हैं। बच्चों के, क्योंकि एडल्ट्स के साथ ये होता है कि आप बहुत आसानी से काउंसलिंग कर लेते हैं, थेरेपी कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, बच्चे इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते। तो बच्चों के साथ ज़्यादातर जो हम काम करते हैं वो ट्रॉमा के लिए हम प्ले
थेरेपी के थ्रू करते हैं, आर्ट थेरेपी के थ्रू करते हैं, क्योंकि बच्चों का एक्सप्रेशंस ही वो होता है। सही। तो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उसमें प्ले एंड आर्ट थेरेपी में, कि बच्चे को हमने इमोशंस सिखा दिए कि अच्छा आपको क्या फ़ील हो रहा है, बॉडी में कहाँ फ़ील हो रहा है, हमने उनको कलर्स से कर दिया, पैटर्न से कर दिया। हमने अगर को घर में कोई इशू चल रहा है तो हमारे डिफरेंट आर्ट प्ले थेरेपी के होते हैं, जैसे फैमिली सिस्टम्स हो गया, तो हमने एनिमल्स रख दिए बच्चे के सामने और हम उनका पैटर्न देख रहे हैं कि बाबा को किसको बनाया हुआ है, मामा को किसको बनाया हुआ है, ये बच्चा है, कोई बच्चे को आके तंग तो नहीं कर रहा है। तो हम उनकी उस वर्ल्ड को आइडेंटिफाई करते हैं ड्राइंग्स के थ्रू। अगर बच्चा बहुत डार्क कलर्स यूज़ कर रहा है तो यानी वो इमोशनली डिसरेगुलेटेड है, नॉर्मल अच्छे कलर्स यूज़ कर रहा है तो यानी कि वो चलें खुश है या नहीं है। तो प्ले के थ्रू हम या आर्ट के थ्रू उसको हम एड्रेस करते हैं। फिर जब हम जब हम काम करते हैं कि ट्रॉमा प्रोसेसिंग किस तरह करें, तो बच्चों के साथ हम 3 आर्ट्स पे काम करते हैं। एक होता है रीअश्योरेंस, दूसरा है रिटर्न टू रूटीन, एंड तीसरा होता है रेगुलेशन। रीअश्योरेंस में होता है कि बच्चे को पहले हम ये सिखाते हैं कि अब आपके साथ चलें, ट्रॉमा हो गया, अब आप एक सेफ़ प्लेस में हैं, अब आप सेफ़ हैं। तो हम उनको एफर्मेशंस के थ्रू कि यू आर सेफ़, यू आर लव्ड, यू आर फाइन, और आप जो है दूसरा उनको जो है प्ले के थ्रू कराते हैं कि अब आप अपना सेफ़ स्पेस बनाएं। ठीक है, कोई अगर आपकी फैमिली में कोई एक पर्सन जिसको आप ट्रस्ट करते हो तो हम उसको अश्योर कराते हैं कि देखो अब तुम उस ट्रॉमेटिक इवेंट से आ चुके हो, अब तुम सेफ़ हो। तो जब वो सेफ्टी की तरफ आता है तो फिर हम उनको रूटीन पे बच्चे को लेके आते हैं। सही। जब बच्चे की रूटीन सेट करते हैं कि सुबह आपको इतने बजे उठना है, आपको स्कूल जाना है, आप जो है अभी इतना स्क्रीन टाइम है, इतना होमवर्क है, तो जब बच्चे की रूटीन सेट होती है तो ही इज़ अवेयर ऑफ द आउटकम, तो वह एंग्जाइटी का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि बच्चे को पता है और वहाँ इसको एक सेंस ऑफ कंट्रोल आने लगता है कि अब मुझे पता है मेरा इतने से इतने बजे है तो मैं अब सेफ़ हूँ, मेरी एंग्जाइटी भी उस लेवल में कम हो गई है और मैं अब एक रूटीन में चल रहा हूँ। फिर आता है रेगुलेशन ऑफ इमोशंस, जिसमें ऑफ कोर्स बच्चे हैं, उनको हम सिखाते हैं कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें। हम बच्चों के लेवल पे सिखाते हैं कि चलो हम रेनबो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनको उसमें हम सिखाते हैं कि ब्रीदिंग आप करें तो आपकी बॉडी काम डाउन हो जाएगी। उनको अगेन वरी जार्स हम बनवाते हैं कि जो वरी है, ठीक है, आपने एक वरी निकाला, आपने बलून फुलाया और उसको पॉप कर दिया, तो उनको वो सेंस ऑफ डोमिनेंस आती है कि मैं आई एम केपेबल ऑफ पॉपिंग माई वरीज। और हम उनको फिर वहाँ टीच करते हैं कि अच्छा अब कोई फैमिली में कोई ऐसा बंदा जिसको आप ट्रस्ट करते हो, ठीक है, क्या चेंज करना चाह रहे हो। अगर बोलते हैं कि पेरेंट्स की तरफ से आ रहा है तो अगेन फिर हम सिर्फ पेरेंट्स के साथ एक थेरेपी सेशन लेते हैं जिसमें हम उनको पूरा एजुकेट करते हैं, हम उनको बड़े प्यार मोहब्बत से समझाते हैं, एंड देन होपफुली, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे को उसी इन्वायरमेंट में जाना होता है। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह समझ जाते हैं और कुछ पेरेंट्स होते हैं कि नहीं, हम आप बच्चे को ठीक कर दें, तो फिर हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जितना हम कर सकें। बात यह है कि ज़्यादातर आप लोग क्योंकि इतने क्लोजली ये केसेस देख रहे होते हैं, ताहरा किस तरह की चीज़ें ज़्यादा देख रही हैं बच्चों के अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है? क्या वो माँ बाप की तरफ से हैं, या जो है वो होता है ना कि जी मदरसे जा रहा है तो इस तरह हो रहा है, या स्कूल में टीचर्स हैं? क्या केसेस आपके सामने जो है ना बच्चों को सामने आ रहे हैं ज़्यादा? अच्छा, लकीली या अनलकीली मेरा दोनों तरफ का एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, बिकॉज़ मैं एक शेल्टर होम मैनेज कर रही होती हूँ, तो उसमें हमारे पास जो बच्चे आ रहे होते हैं वो मोस्टली जो है वो ट्रॉमेटिक पास्ट इवेंट्स के उनके ट्रिगर्स होते हैं, जिसमें मेनली जो है, अगर हम इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू से, लेकिन अगर हम मदरसा की बात करें, हम ऐसे बच्चों की बात करें जो ऑर्फन्स हैं, जो डिफरेंट शेल्टर होम्स से होते हुए हमारे पास आए हैं, तो उनके साथ सेक्सुअल जो है वो अब्यूज़ उसके क्लाइंट्स वो ज़्यादा होते हैं, उसके केसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, लेकिन जब हम एक क्लिनिकल सेटिंग में बात कर रहे होते हैं, जैसे मरियम प्रैक्टिस कर रही हैं या कोई और प्रैक्टिस कर जो पर्टिकुलरली बच्चों के साथ कर रहा होता है, सो जब हम वहाँ पर बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर PTSD के क्लाइंट कंपैरेटिवली कम होते हैं, लर्निंग चैलेंजेस के या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के ज़्यादा होते हैं। उसमें ऑटिज़म की बात कर लें, ADHD की बात कर लें, उसके अलावा बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं उनकी बात कर लें, तो वो आपको ज़्यादा दिखने में आते हैं। बट अगेन हमारे यहाँ पॉपुलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्राइमरीली आजकल के दौर में जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आपको ज़्यादा नज़र आती हैं। PTSD के क्लाइंट्स का 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, एक लंबे टाइम तक किसी केयर गिवर को पता नहीं चलता कि ये इसके साथ कोई अब्यूज़ हुआ हुआ है, वो रजिस्टर नहीं हो पाता, उसकी थेरेपी नहीं हो पाती। तो सेक्सुअल अब्यूज़ एंड हैरेसमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग चलती है या वो
कहते हैं ना डिलीट का बटन है, तो है या नहीं है? डिलीट का बटन तो मैं नहीं कहूँगी कि है, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर होती है कि लोग उसको सबकॉन्शियसली जो है वो सप्रेस कर देते हैं। सही। हम इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर अभी भी लाइक बीइंग अ थेरेपिस्ट इवन हमारे अंदर ये चीज़ इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी लाती है कि हम उसको उस तरह से वर्बलाइज करने को, उसको उस तरह से एडवोकेट करने को, अवेयरनेस फैलाने को अभी भी दबाते हैं। अभी भी कंसिडर इट एज अ टैबू। तो अब्यूज़ करने वाले से ज़्यादा अब्यूज़ होने वाला जो है वो हमारे यहाँ ज़्यादा टैबू कंसिडर होता है। तो इस चीज़ को लोग सप्रेस कर देते हैं। मैंने अमूमन बच्चों के साथ ये देखा, उसके नतीजे में दो तरह के रवैये सामने आते हैं। या तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दे देमसेल्फ बिकम अब्यूज़र, राइट, या फिर वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा सप्रेस कर देते हैं कि वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार पाते। सो ये चीज़ें आई डोंट नो कि कितना इस चीज़ से एग्री करेंगी, लेकिन हमारे पास 40 साल का भी क्लाइंट आता है जो आपको ये बताता है कि जी जब वो 4 साल का था उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ और वो 40 साल तक अपनी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं गुजार सकता। सो सेक्सुअल अब्यूज़ बी इट लाइक वो फिज़िकल हो, वो ऑनलाइन हरेसमेंट आजकल बहुत कॉमन है, हम उसकी बात कर लें, वो वर्बल हो, लेकिन जो भी आपको सेक्सुअल हरेसमेंट या अब्यूज़ फेस करना पड़ता है उसके लाइफ लॉन्ग इफेक्ट होते हैं। बचाना कैसे है? और हम इस पे बहुत बात करते हैं, लेकिन ये इतना संगीन है कि पूरी ज़िंदगी आपकी तबाह हो सकती है। बिल्कुल, देखिए ट्रॉमा हर किस्म का हो सकता है। खाली एक माँ बाप के एक कुछ अल्फाज हो या कोई फिजिकल अब्यूज़ हो, वो बचपन में कहे अल्फाज आज तक इतने क्लाइंट से जो बड़े उम्र के हो चुके हैं वो अभी तक उनको ट्रिगर करते हैं, क्योंकि ट्रॉमा जो होता है ना हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। और जब वो डिफरेंट तरीक़ों से निकलता है, बैक पेन हो गया, यहाँ पेन्स हो गए, पेट में दर्द हो गया, तो अगर 4 साल में एक अब्यूज़ हुआ है वो उसको 40-50 साल में वो पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा, तो वो रहता ही है। तो बचाया ऐसे जा सकता है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो सकते हैं, पेरेंटिंग अगर है तो पेरेंटिंग स्टाइल्स को हम बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अब ऐसा है कि वो सामने बच्चों को तो हम ठीक सुधारने के लिए थेरेपी में ले आते हैं, लेकिन माँ बाप खुद जाने को तैयार नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमें तो ठीक है, आप बस बच्चे को ठीक करने वाला एटीट्यूड होता है। तो ये कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो सकते हैं या वर्कशॉप्स हो, पेरेंट्स के लिए हो, बच्चे के लिए हो। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो गया कि स्कूल्स में बॉडी सेफ्टी बहुत बताई जाती है, एंटी बुलिंग भी सिखाई जाती है, लेकिन जहाँ होना होता है वहाँ हो जाता है। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी, देखें इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, सो दैट्स अ वेरी ट्रू सेइंग। हमारे यहाँ एक चीज़ ये भी है ना कि अगर आप सिर्फ पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, अगर मेरे सामने चाहे मैं राहगीर हूँ, चाहे मैं टीचर हूँ, चाहे थेरेपिस्ट हूँ, किसी भी रोल में अगर मेरे सामने किसी बच्चे के साथ किसी भी तरह की ज़्यादती हो रही है तो वहाँ पर मौजूद हर बड़े या एडल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसमें इंटरवीन करें और मेक श्योर करें कि वो बच्चा सिक्योर और सेफ़ हो। ये चीज़ सिर्फ स्कूलों तक, अस्पतालों तक, थेरेपी सेंटर्स तक महदूद नहीं होनी चाहिए। ये हम आम शहरी को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर मेरे सामने किसी बच्चे के साथ किसी भी किस्म का अब्यूज़ हो रहा है तो आप उसमें स्टेप इन करें और मेक श्योर करें कि वो बच्चा सिक्योर हो। दैट्स द ओनली वे जिसके ज़रिए से हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं। और कैटेगोरिकली ये भी चीज़ है कि हम समझते हैं कि ख़वातीन का, वो सारी लड़कियों का हमें ख्याल रखना है, लाइक छोटी बच्चियाँ। अब के ज़माने में तो आपका तो ज़माना ऐसा है कि लड़कों को भी आपने ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है, टाइम और ख्याल देना है, और उनकी अपब्रिंगिंग में आपको मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है माओं के ऊपर। व्हाट्स योर से एट दिस? बिल्कुल, क्योंकि देखिए आजकल जिस तरह का माहौल चल रहा है, ज़माना चल रहा है, कोई बच्चा तक, लड़का या लड़की हो, सेफ़ नहीं है। तो अपब्रिंगिंग में यस पेरेंट्स को ही या जो केयर गिवर है उनको बताना, इवन बॉयज़ को सिखाना पड़ता है कि देखो ये आपकी सेफ़ एंड अनसेफ टच है, क्योंकि अब हम बैड एंड गुड नहीं बोलते, हम सेफ एंड अनसेफ टच बोलते हैं। तो वी हैव टू टीच बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ की दिस इज़ योर सेफ एरिया, दिस इज़ योर अनसेफ एरिया। कोई आपको टच करे, कोई आपको बोले तो आप फ़ौरन आके बताओ पेरेंट्स को, या अगर स्कूल में हो रहा है तो आप टीचर को बताओ। तो यहाँ पे छोटी उम्र से आपको बच्चों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों की जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम ये बात करें ना कि ज़ाहिर माँ बाप को सबसे ज़्यादा क्लोजली देख रहे होते हैं, और माँ बाप के बिहेवियर्स में ये होता है कि घर में अगर किसी की लड़ाई हुई है या नोक झोंक भी हुई है तो उसका शिकार बच्चे होते हैं। बच्चे चीख चिल्ला सुन के जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, और फिर होता है कि अगर माँ कंट्रोल करी तो जी बाप को बुरा बना देंगे, बाप करें तो जी इन्होंने मेरे से लड़ाई की, ऐसा किया। तो बच्चों के ऊपर उसका क्या असर आता है? बच्चे एकदम खामोश सहम भी जाते हैं और जो है ना वो रोने भी लगते हैं। तो वो क्या सिवियर होता है या वक्त के साथ निकल जाता है?
नहीं नहीं, ये सारे इफ़ेक्ट सिवियर होते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि मैंने आपके सामने जो भी रवैया इख्तियार किया, आप उम्र के या शऊर के उस हिस्से में कि आपको पता है कि आपने मुझसे सीखना नहीं है। बच्चा जो एक चीज़ है उसने हर रवैया रेप्लिकेट करना है बगैर ये सोचे समझे कि ये एज अप्रोप्रिएट है या नहीं, ये उसके लिए ठीक है या नहीं। तो ये तो है कि लाइफ लॉन्ग इफ़ेक्ट आते हैं। बच्चा पैटर्न्स पिक भी करता है जब तक वो शऊर की उस हद तक नहीं जाएगा जहाँ वो जाके ये डिसाइड करे कि ये गलत है, ये मुझे नहीं करना। दूसरी चीज़ देखें, इसमें मैं बहुत क्लियर कट ये बात कहूँगी कि बच्चे के सामने गॉसिप्स करना, ठीक है, लड़ाई करना या गॉसिप्स करना, ये दोनों चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये हमारे यहाँ इतना आम है, मेरे ख्याल में मैं और आप भी किसी हद तक ये करते होंगे, क्योंकि अगर हम जज्बाती उसमें बोल रहे होते हैं, हमारी किसी से बहस होगी, लड़ाई होगी, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे शौहर हो, तो हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि मेरा बच्चा ये लफ्ज़ सुन रहा है, वो ये लफ्ज़ समझ रहा है, वो ये लफ्ज़ सीख रहा है। यही एक वजह है, चाहे हम जॉइंट फैमिली की बात करें चाहे न्यूक्लियर की बात करें, तो बच्चों के अंदर डिस्टेंस रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि मुझे मतलब लेट्स से अगर माँ को फुप्पो की कोई बात बुरी लगी तो उसने वहीं बैठ के बच्चे के सामने बोलना शुरू कर दिया, फुप्पो को माँ की कुछ बुरी लगी। इसके नतीजे में दो चीज़ें होती हैं, एक तो है कि बच्चा इन रिलेशनशिप्स को एक्सप्लॉइट करना सीख लेता है, उसको पता है कि कौन सी बात कहाँ से किससे मनवानी है, किस तरह से अपना काम क्लियर करना है, और किस तरह माँ को, फुप्पो को, दादी को, नानी को, सबको ब्लैकमेल करना है। एक तो उसने वो पैटर्न पिक कर लिया। दूसरा ये है कि उसका ट्रस्ट लेवल बड़ा ब्रेक होता है। देखिए, ये इतने क्लोज रिलेशनशिप हैं कि अगर आप अपने बच्चे को नहीं सिखाते कि वो बाप पे एतबार कर सकता है, वो दादा पे कर सकता है, वो फुप्पो पे कर सकता है, वो खाला पे, मामू पे कर सकता है, तो बच्चा जब इस दुनिया में बड़ा होगा तो आप खुद सोचो ना कि उसका लेवल ऑफ ट्रस्ट क्या होगा। तो वो तो ही लैंड अप एट अ प्लेस जहाँ पे वो किसी पे भी एतबार नहीं करेगा। अच्छा, अब इस एतबार में हम ये भी ऐड कर लें अगर, तो हम देख रहे हैं ना बच्चे को हम सब कुछ दिए जा रहे हैं, इनपुट 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 इनपुट, उसका आउटपुट कितना इंपॉर्टेंट है, लाइक सुनना। क्योंकि हमारे यहाँ ये हो रहा होता है जी, बड़े बैठे हैं जी, बच्चों की बात कोई सुनता ही नहीं है। घर में अम्मा भी नहीं सुन रही हैं, वो बिजी हैं, बाप भी हैं तो वो जी हाँ अच्छा बस ठीक है, मोबाइल चल रहा है साथ में और सब कुछ हो रहा है। तो वो बच्चों को सुनने वाला जो फैक्टर है वो बहुत मिसिंग, मुझे ऐसा लग रहा था कि बच्चों की बात को अहमियत नहीं दी जा रही होती है। इसका क्या इम्पैक्ट आता है? लेकिन जब बच्चों की बात सुनी नहीं जाती, उनकी किसी भी चीज़ को अहमियत नहीं दी जाती है, तो जब वो अपने आप में ये अपने इंटरनलाइज कर लेता है कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, वो ये बच्चों को कहते हैं तुम बच्चे तुम चुप रहो, चुप रहो, तो वो उसके अंदर ये बिलीफ सिस्टम हो जाता है मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, जिसकी वजह से मुझे अहमियत नहीं दी जाती है। तो जब वो बच्चा बड़ा होता जाता है, रिलेशनशिप्स में आता है या कोई भी चीज़ अपने करियर में आता है, तो उसको यही फीलिंग होती है कि आई एम नॉट गुड इनफ, या वो पीपल प्लीजिंग की तरफ चलने लगता है, या वो ऐसे काम करने लगता है कि लोग मुझे देखें, लोग मुझे खुश करें, मैं सबकी वाह लूँ, मैं सबको हाँ करूँ, तो फिर वो वहाँ पे चला जाता है। तो इसीलिए बच्चों की हर बात को अहमियत दी जाए, चाहे वो जैसे भी, आप उनको सुने। जब आप सुनेंगे तो उनको एक ट्रस्ट बिल्ड होगा और उनको होगा कि हाँ देखिए मेरी अहमियत है, तो वहाँ पे उनकी सेल्फ इस्टीम भी बूस्ट होगी। लेकिन जहाँ उनको शट डाउन किया जाएगा, वहाँ उनकी वही पीपल प्लीजिंग बिहेवियर्स आना शुरू हो जाएगा, या वो दे थिंक दैट आई एम नॉट गुड इनफ, या उनको होगा कि मैं तो भाई किसी काम करने तो मैं कुछ बोलूँ ही नहीं, मेरी तो कोई सुनता नहीं है। बिल्कुल ऐसे अगर आपके साथ भी कोई रोजाना की बुनियाद पे ऐसा करे तो आपका कॉन्फिडेंस कितना शेक होगा। आप इस चीज़ से इसको रिलेट करें कि बच्चे जो हैं वो सब कुछ महसूस करते हैं और हमसे ज़्यादा सेंसिटिव, हमसे ज़्यादा इमोशनल, हमसे ज़्यादा केयर के तलबगार होते हैं और हमें समझ होता है कि बच्चा है, इसको क्या है, सब भूल जाएगा। ऐसा नहीं है। बच्चों की ज़िंदगी में बच्चों की मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आप जो कुछ उनके इनिशियल ईयर्स में जाते हैं वो ताहयात उनके साथ रहते हैं, और अगर आप अच्छा उनकी मेमोरी में डालेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छी यादें उनके पास होंगी, तो वो आगे जाके बतौर एक अच्छा इंसान, एक बतौर अच्छा शख्स अपना कंट्रीब्यूशन माशरे के अंदर अदा कर सकेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर मरियम, आपने वक्त दिया, डॉक्टर ताहिरा आपने वक्त दिया, आप दोनों की आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया। रमशा कमर और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।